जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन ना हो बट दे आर परफेक्टली वैलिड बॉडीज। अब यहाँ हमें ये देखना पड़ेगा कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में किस तरह की बॉडी है, मतलब नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल में क्या वो स्टेचुटरी बॉडी है, नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, किस तरह की बॉडी है, उसके ऊपर बात होगी। इसके अंदर सबसे पहला जो बॉडी दे रखा है, नीति आयोग दे रखा है आपको। पहले सारी बॉडीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा सा बता दूं मैं। नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ के अंदर नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग जो है वो एक सक्सेसर है, जो कि आपका प्लानिंग कमीशन जो है उसके बाद बनाया गया है। प्लानिंग कमीशन के बारे में आप लोगों को पता होगा। प्लानिंग कमीशन जो है वो इंडिया में 1951 के अंदर बनाया गया था और उसने तब से लेकर और 2015 तक, जब तक ये नीति आयोग नहीं बना तब तक इंडिया के लिए प्लानिंग कमीशन एक बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन था, जो कि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टेचुटरी, लेकिन एक एडवाइजरी बॉडी के तौर पे थी। बट उसके बाद बहुत पावर दे दिया गया था उसको, तो वो उसको रिप्लेस करके उसका क्रिटिसिज्म भी काफ़ी सारा हुआ था। आप लोगों को पता है कि उसको क्रिटिसाइज़ भी किया गया था। किस ग्राउंड पे क्रिटिसाइज़ करते थे उसको, कि ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, लेकिन उसके बावजूद इसमें जो है इसके बाद बहुत ज़्यादा पावरफुल है, बहुत ज़्यादा पावर है, जो कि नहीं होना चाहिए। इतनी पावर नहीं दी जानी चाहिए, क्योंकि एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन स्टेचुटरी बॉडी है, ठीक है ना। लेकिन तो प्लानिंग कमीशन तो उसको क्रिटिसाइज़ करके, और एक ये भी डिज़ायर था कि भाई जो प्लानिंग कमीशन है उसमें 8-10 मेंबर होते हैं, वही लोग बैठ के प्लानिंग कर लेते हैं सेंटर में, और स्टेट के लोगों का से पूछा नहीं जाता है प्लानिंग के स्टेज पर। और क्योंकि प्लानिंग कमीशन में कुछ एक डिप्टी चेयरमैन होता था, चेयरमैन जो होता प्राइम मिनिस्टर होता था, और उसके अलावा 8-10 मेंबर जो होते थे जो सेंटर के में, वो लोग अपना प्लानिंग करके दे देते थे। फिर एनडीसी जो होती थी, जो कि जिसमें एनडीसी जो है वो ऐसी बॉडी थी जो कि आपका नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये जो एनडीसी थी, ये एक ऐसी बॉडी थी जो कि डिसाइड करती थी कि क्या प्लान अप्रूवल वगैरह के बारे में। उसके बारे में पहले ही बता चुका हूँ एनडीसी के बारे में आप लोगों को, कि वो अप्रूवल का काम करती थी, सारा बताया है ना। और उसमें सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर वगैरह हुआ करते थे। और उसमें यहाँ तक कि जो पंचायत राज वाला जो मैंने बताया था आप लोगों को कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जो इम्प्लीमेंट करवाने की बात हुई थी, वो एनडीसी ने ही अप्रूवल दिया था, उसको याद करो। एनडीसी 1952 के अंदर बनाई गई थी। तो ये आपका प्लानिंग कमीशन और एनडीसी दोनों को हटा कर एक तरह से और एक नई बॉडी बनाई गई, जिसको हम बोलते हैं नीति आयोग। क्या बोलते हैं? नीति आयोग, ठीक है ना। नीति आयोग के अलावा जो है आपका दूसरी नीति आयोग, तो इसका मेन काम है, अब जैसे इंडिया में जो प्लानिंग करनी है, क्या विज़न है, क्या होना चाहिए, ये सारा जो है डिसीजन करना या डिसाइड करना, गवर्नमेंट को एडवाइस देना। ये एक एडवाइजरी बॉडी 2015 के अंदर नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये आयोग बनाया गया। और इसका जो नेचर है वो एक एडवाइजरी नेचर है नीति आयोग का, ठीक है। ओके, तो ये एक एडवाइजरी नेचर है और ये एडवाइस के लिए बनाया गया है। बट इसको भी अब काफ़ी पावर दी जा रही है, इम्प्लीमेंटेशन में भी चेक करता है और चीज़ें हैं। और इसके अंदर लेकिन एक बात यह है कि इसमें सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं, अलग अलग तरह के उसमें वो बनाई गई हैं बॉडीज़, जिसमें गवर्निंग काउंसिल के अंदर सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं। उसके अलावा जो है प्राइम मिनिस्टर है और और भी सारे मिनिस्टर्स हैं, ठीक है ना, जो स्टेट वगैरह के। उसके अलावा सीईओ होता है, इसका वाइस चेयरमैन होता है। तो ये सारी चीज़ें इसके अंदर नीति आयोग के अंदर लाई गई हैं, जो कि प्लानिंग एक डिज़ायर था कि प्लानिंग कमीशन को हटाना है, यानी प्लानिंग कमीशन को हटाकर और प्लानिंग स्टेज में ही उनको इन्वॉल्व करना है स्टेट्स को। तो ये इसमें इन्वॉल्वमेंट किया गया स्टेट में। गवर्निंग काउंसिल के अंदर सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर डाले गए और उसके अलावा जो है रीजनल काउंसिल वगैरह भी बनाई गई इसकी। उसके अलावा टीम इंडिया करके बनाया गया। तो ऐसे मतलब ये सारा यहाँ पे सारी चीज़ें इसमें वो हैं नीति आयोग में। तो नीति आयोग जो है ये 2015 के अंदर मोदी जी ने इसको स्टार्ट कराया, अब तब से यही काम कर रहा है। उससे पहले 5 ईयर प्लान बनाने का जो जिम्मा था वो प्लानिंग कमीशन का था। तो यहाँ पे ये एक इंस्टीट्यूशन है जो कि नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन नहीं है, और साथ में स्टेचूटरी भी नहीं है, क्योंकि इंस्टीट्यूट भी नहीं है, इसका कोई कानून नहीं है। अब दूसरा आता है एक और बॉडी हमारे यहाँ, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन और स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, नाम से जाहिर है कि ह्यूमन राइट के लिए काम करेगी। और ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है, लेकिन स्टेचूटरी बॉडी है। पहले ये स्टेचूटरी बॉडी नहीं थी, बाद में इसमें स्टेचूट के डाला गया इसमें।
तो अब स्टेचूटरी बॉडी है एक तरह से। पहले ह्यूमन राइट के लिए हमारे यहाँ कोई ऐसा एज सच कोई इंस्टीट्यूट नहीं था, लेकिन बाद में इसको कानून बनाया गया, स्टेचुटरी बॉडी बनाई गई। उसके अलावा CIC है, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है। तो ये इन्फॉर्मेशन कमीशन, जैसे कि आपको पता है RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट जब आया तो उसके अंदर ये भी चीज़ डाली गई कि भाई हर किसी को कोई भी मतलब सूचना मांग सकता है, RTI लगा सकता है किसी भी उसमें, क्योंकि पब्लिक स्फीयर में जितनी भी चीज़ें हैं, जो भी बॉडीज़ हैं, उनमें ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, करप्शन को कम से कम किया जाना चाहिए। इसके लिए RTI के तहत इंसान एक वो मांग सकता है, इन्फॉर्मेशन किसी भी डिपार्टमेंट से मांग सकता है और उसमें उसको देना पड़ेगा। अब मान लीजिए किसी डिपार्टमेंट से आपने इन्फॉर्मेशन मांगा और उसने आपको नहीं दिया इन्फॉर्मेशन, तो आपको शिकायत करने के लिए कोई इंस्टीट्यूशन होना चाहिए। आप कोर्ट तो जाओ, मतलब हर चीज़ के लिए जाओगे नहीं, तो उसके लिए सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन अपने अपने स्फीयर में काम करने के लिए ये दोनों बॉडीज़ हैं, सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन और स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन। आई होप की बात समझ में आ रही होगी। ठीक है, अभी हम डिटेल करेंगे उसको, पहले मोटा मोटा समझ लो कि ये है क्या। समझ रहे हैं? आ रही बात समझ में? ओके। इसके बाद में फिर आपका देखिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है। तो सेंट्रल विजिलेंस का मतलब ये है, जैसे करप्शन के लिए जो है वो विजिलेंस कमीशन है, CVC कहते हैं इसको। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो है ये क्या काम करता है, ये करप्शन के मैटर्स पे देखता है, और ये बेसिकली A B ग्रेड के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सबको चेक करता है। कहीं कहीं किसी किसी डिपार्टमेंट C और D के ग्रेड के एम्प्लॉयज़ को भी देखता है, लेकिन बेसिकली A B ग्रेड के एम्प्लॉयज़ को पूरा वॉच रखता है, कि उनके विजिलेंस रखता है उनको, कि वो करप्शन वगैरह में इन्वॉल्व तो नहीं है, इस तरह से चीज़ें करता है। तो ये विजिलेंस भी काफ़ी इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। उसके बाद में विजिलेंस के बाद में आपका सेंट्रल CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन CBI। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ये भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है और नॉन स्टेचुटरी बॉडी है। ये भी, इसको जो पावर मिलती है वो दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से मिलती है और दिल्ली स्पेशल पुलिस एक्ट के तहत मिलती है। तो ये एक्चुअल में ये भी एक स्टेचुटरी बॉडी, एक नॉन स्टेचुटरी बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, लेकिन कुछ स्टेट्यूट से इसको मतलब पावर मिलती है। तो CBI, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एक सेंटर की एजेंसी है जो कि मतलब बड़े जो मैटर्स होते हैं उनके हिसाब पे, उन पे करप्शन वगैरह के बड़े मैटर, नेशनल लेवल के जो मैटर्स होते हैं उनमें जो इंक्वायरी करने का काम होता है वो CBI का होता है। और उसके बाद में CBI के अलावा सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का, उसके अलावा आपका लोकपाल और लोकायुक्त, ये दो इंस्टीट्यूशन स्टेट के अंदर लोकायुक्त और सेंटर के अंदर लोकपाल बनाने की बात है। लोकपाल इसलिए बनाने की बात है कि लोकपाल जो है वो करप्शन को कम करवा देगा। लेकिन आपने देखा कि लोकपाल बिल की बात हुई 2013 में, पुराना हज़ारे मूवमेंट हुआ, ये वो फलान ढिकान, फाइनली गवर्नमेंट सरकार गिर गई और सरकार गिरने के बाद में BJP गवर्नमेंट आ गई और आपने देखा कि कितना मतलब काम हुआ उस पर, लोकपाल कितना बन गया और लोकायुक्त कितना बन गया। सरकार गिर गई, बस इतना हुआ। बाकी सरकार मतलब एक तरह से वो हुआ, केजरीवाल जैसे लोगों ने जन्म ले लिया, ये सब उस अन्ना हज़ारे मूवमेंट का एक फलस्वरूप ये सारी चीज़ें हुई। लेकिन आपको ये भी इसमें ये भी पता है कि इसमें क्या क्या नाम है, देश का क्या फ़ायदा हुआ है, वो आपको दिख रहा है कि कितना लोकपाल ने फ़ायदा किया है और लोकायुक्त, तो आप समझ ही सकते हो। तो ये जो वो कुछ बॉडीज़ हैं जो मेंशन है यहाँ पे, उनके बारे में बात करनी है। तो नीति आयोग जो है, नीचे नीति आयोग जो है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ये 13 अगस्त 2014 के अंदर मोदी जी ने मतलब ये बात की कि 65 ईयर्स ओल्ड जो है आपकी प्लानिंग कमीशन, इसको ख़त्म कर दिया जाए, इसको हटा दिया जाए, ठीक है ना, और इसको रिप्लेस किया जाए किसके थ्रू, इसको 1 जनवरी 2015 में इन्होंने कहा हम इसमें से स्टार्ट करेंगे नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है ना, जो कि प्लानिंग कमीशन का सक्सेसर के तौर पे काम करेगा। ठीक है, और नीति आयोग जो है आपको मैंने बताया था कि वो प्लानिंग कमीशन की तरह ये भी एक एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन से पास हुआ है। ठीक है, ये भी, इसके लिए भी कोई मतलब स्टेच्यूट वगैरह, कानून वगैरह नहीं बनाया गया है। तो ये मतलब यूनियन कैबिनेट के कहने पर बनाया गया है। इट इज़ ऑल्सो अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, ठीक है, बॉडी नॉर अ स्टेचुटरी बॉडी। ये नाइदर ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, ये ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल है ना ही स्टेचुटरी बॉडी है, यानी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये। और ना ही कॉन्स्टिट्यूशन ने क्रिएट किया है, ना ही स्टेच्यूट यानी कोई एक्ट ने इसके लिए है, यानी कोई कानून भी नहीं है और वो नहीं है। ये क्या है, गवर्नमेंट का थिंक टैंक है। थिंक टैंक है गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के लिए को सोचना, बताना कि भाई ये होना चाहिए, डायरेक्शन देना, पॉलिसी वगैरह बनाना, ये सब इसका काम है। ठीक है ना, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ प्लानिंग वगैरह करना, ये सब इसका काम है। ठीक है ना, टेक्निकल एडवाइस देना सेंट्रल गवर्नमेंट को, ये सारी चीज़ें ये करता है। ठीक है, और उसके अलावा जो है इसमें बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ है इसमें, मतलब नीति आयोग जो आया है प्लानिंग कमीशन को लेकर, से लेकर पहले जो अप्रोच हुआ करता था
वो टॉप टू डाउन अप्रोच था, ठीक है, ये मॉडल था कि टॉप टू डाउन, ठीक है। अभी क्या है, बॉटम अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच क्यों कह रहे हैं कि बॉटम अप अप्रोच, यानी ऊपर से नीचे से ऊपर आएगा, क्योंकि इसमें स्टेट इन्वॉल्व है प्लानिंग में। पहले क्या होता था, टॉप टू डाउन अप्रोच था, मतलब कि सेंटर से प्लानिंग आती थी, स्टेट में इंप्लीमेंट होती थी। आई होप की बात समझ में आ रही है आप लोगों को, समझ में आ रही है। देखिए पहले सेंटर प्लानिंग करता था प्लानिंग कमीशन में, और वो सारे स्टेट के लिए प्लानिंग करता था। अभी क्या हो गया, प्लानिंग स्टेज में ही चीफ मिनिस्टर वगैरह आ जाएंगे, सारे आ जाएंगे, तो डाउन से अप जाएगा ना अप्रोच। यानी अपनी इनपुट स्टेट वाले देंगे ना, और सेंटर पे फिर सेंटर लेवल पे प्लानिंग के लिए इनपुट देने वाले स्टेट वाले अगर आ जाएंगे, तो ये डाउन टू टॉप हो जाएगा, ठीक है, बॉटम और टू अप हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, सेंटर प्लानिंग कर रहा था स्टेट के लिए प्लानिंग कमीशन में, सेंटर के अंदर में, तो ये टॉप टू डाउन अप्रोच था, है ना। रैशनल क्या था इसमें, क्यों रिप्लेस किया गया प्लानिंग कमीशन को, तो उसमें बताया गया कि प्लानिंग कमीशन जो है उसमें यही बात सारी बात थी कि भाई जो है बेटर इंडिया को सर्व नहीं कर पा रहा था वो इस तरह से जिस तरह से ज़रूरत थी। और प्लानिंग स्टेज में जो है उनको नहीं पूछा जाता था स्टेट को, इक्वल का स्टेट का इक्वल पार्टिसिपेशन नहीं होता था। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो था उसके अंदर अगर बात थी भी, तो उसमें बस ये बात हुआ करती थी कि भाई आपने मतलब प्लानिंग कर दिया, प्लानिंग के बाद अप्रूवल स्टेज पे ही काम होता था, प्लानिंग स्टेज पे काम नहीं होता था। तो इसलिए इन लोगों ने इसको हटाया। वन साइज सबके लिए फिट नहीं होता है, उनका कहना था, सबको अपने अपने मतलब वो लेने लिए जाने चाहिए। तो मतलब सबसे अप्रोच लेना चाहिए, यानी नीति आयोग जो है वो सबसे अप्रोच लेकर चलता है, इनका कहना ये है। अब नीति आयोग का कंपोजिशन की बात करें, तो नीति आयोग के अंदर सबसे पहले चेयरमैन जो होता है वो कौन होता है, चेयरमैन जो होता है वो प्राइम मिनिस्टर होता है। जैसे नीति आयोग का भी, प्लानिंग कमीशन का भी चेयरमैन जो है वो प्राइम मिनिस्टर ही होता था, यहाँ पे भी वही है। गवर्निंग काउंसिल जो होती है, गवर्निंग काउंसिल जो है इसमें सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होते हैं, ऑल स्टेट के चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। उसके अलावा यूनियन टेरेटरीज के जो बंदे हैं वो, ठीक है, लेजिस्लेचर का दिल्ली और पौंडीचेरी के, और उसके अलावा लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड अदर लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अदर यूनियन टेरेटरीज ये भी होते हैं। तो कुल मिलाकर चेयरपर्सन और द प्राइम मिनिस्टर होगा। गवर्निंग काउंसिल के अंदर सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे, और उसके अलावा जो यूनियन टेरेटरीज वगैरह होती है उसके लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह ये सब इसमें होते हैं। तो गवर्निंग काउंसिल यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बॉडी इसलिए है क्योंकि गवर्निंग काउंसिल ही तो नहीं था वहाँ पे प्लानिंग कमीशन के अंदर, बाकी जब चीज़ें थी तो यहाँ प्लानिंग स्टेज में, प्लानिंग स्टेज में क्या है कि ये क्या नाम है, ये लोग इन्वॉल्व हैं, क्या स्टेट वाले, तो इसलिए इसको बोला जा रहा है कि ये बढ़िया काम हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद में आपका दूसरा होता है रीजनल काउंसिल, ये स्पेसिफिक रीजनल इश्यूज़ के लिए बनाए जाएंगे। तो ये है रीजनल काउंसिल है, ये स्पेसिफिक इश्यूज़ जो होते हैं एक पर्टिकुलर रीजन पर्टिकुलर स्टेट के लिए उनके लिए होगा, ठीक है, स्पेसिफाइड टेन्योर के लिए बनाया जाएगा। दे आर कन्वेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड comprises the chief minister of the state, lieutenant governor of the union territories in the region। जैसे आप लोगों ने देखा है ना, रीजनल काउंसिल होती है हमारे यहाँ, होती है ना रीजनल काउंसिल, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, ये काउंसिल काउंसिल, तो उसको भी इसमें ऐड करने की कोशिश की गई है रीजनल काउंसिल के नाम पर। उसके अलावा जो जो आप लोगों ने पढ़ रखा है ऑलरेडी कि रीजनल काउंसिल्स होते हैं जो नॉर्थ जोन, ये जोनल काउंसिल जो होते हैं उसी टाइप की एक चीज़ बनाने की कोशिश की गई है। उसके अलावा स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं इसमें। स्पेशल इन्वाइटी जो होते हैं एक्सपर्ट स्पेशलिस्ट लोग होते हैं जिनको एक पर्टिकुलर डोमेन में पर्टिकुलर उसमें नॉलेज हो, ठीक है, जो कि प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करता है। फुल जो है ऑर्गेनाइजेशन फ्रेमवर्क इसका अगर देखा जाए तो प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन रहेगा इसका, वाइस चेयरमैन जो रहेगा जो कि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट करेगा, और वो कैबिनेट मिनिस्टर के रैंक का होगा। उसके अलावा फुल मेंबर जो है दे एंजॉय द रैंक ऑफ द मिनिस्टर ऑफ स्टेट, जो मेंबर्स होंगे उनको मिनिस्टर ऑफ स्टेट की रैंक मिलेगी। दो पार्ट टाइम मेंबर भी होते हैं जो मैक्सिमम दो हो सकते हैं, और ये यूनिवर्सिटी रिसर्च वगैरह के उससे उठाए जाते हैं, एक्स ऑफिशियो कैपेसिटी में काम करते हैं। पार्ट टाइम मेंबर जो है उनको रोटेशन बेसिस पे चेंज किया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा जो है मतलब चेंज हो सकते हैं वो लोग। एक्स ऑफिशियो मेंबर जब जिसको ज़रूरत हो, जैसे लगे कि इस चीज़ के लिए अभी ज़रूरत है किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर की, वो ज़्यादा इस फील्ड में जानता है तो उसको बुलाया जाए, इस तरह से तो बुला सकते हैं। एक्स ऑफिशियो मेंबर जो होते हैं मैक्सिमम 4 हो सकते हैं एक्स ऑफिशियो मेंबर, पार्ट टाइम मेंबर अलग होगा, एक्स ऑफिशियो मेंबर अलग होगा। और वो जो है यूनियन कैबिनेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है उनको प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करेगा। उसके अलावा एक सीईओ होता है जो कि अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर होगा, ज़्यादातर जो होता है वो आईएएस ऑफिसर होता है।
और ये जो है सेक्रेटरी रैंक का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में होगा, और एक सेक्रेटरीट इसकी जहाँ ज़रूरत होगी वो होगी। इसके अलावा स्पेशल विंग्स होती हैं इसकी, जैसे रिसर्च विंग है, कंसल्टेंसी विंग है, रिसर्च में काम करेगी, कंसल्टेंसी गवर्नमेंट को मार्केट प्लेस वगैरह पे कहाँ पे कैसे काम करना चाहिए क्या। उसके बाद होती है टीम इंडिया विंग होती है, ठीक है। टीम इंडिया विंग जो होती है, हर स्टेट की एक टीम इंडिया विंग भी होगी, ठीक है। मतलब वो एवरी स्टेट को रिप्रेजेंट करके, मिनिस्ट्रीज को रिप्रेजेंट करेगी, ऐसी टीम ऑफ इंडिया विंग, मतलब सारे स्टेट वगैरह मिलकर एक टीम इंडिया विंग बनाएंगे नीति आयोग के। तो ये एक मतलब कुछ विंग ऐसे बनाया गया है, लेकिन जो मेन इंस्टीट्यूशन जो आपको याद रखना है वो बस यहीं गए, स्पेशल विंग को छोड़िए, यहाँ तक की बात अगर आप याद रखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है, ठीक है। उसके अलावा गवर्निंग काउंसिल को याद रखिए, रीजनल काउंसिल मतलब होता है, स्पेशल इन्वाइटीज होते हैं, फुल टाइम मेंबर होते हैं, पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। फुल जो आपका ये है कि ये ऑर्गेनाइजेशन का पूरा फ्रेमवर्क याद करना है तो ये वाला याद कर लीजिए कि चेयरमैन होगा एक, जो कि प्राइम मिनिस्टर होगा, उसके अलावा जो है वाइस चेयरमैन होगा, उसके अलावा फुल टाइम मेंबर्स होते हैं। फुल टाइम मेंबर के अलावा जो है पार्ट टाइम मेंबर 2 मैक्सिमम होते हैं, एक ऑफिशियल मेंबर होते हैं जो कि 4 मेंबर हो सकते हैं यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्ट्री के। और चीफ एक सीईओ होता है, आईएएस नॉर्मली आईएएस ऑफिसर होता है उसका, ठीक है ना, ओके। उसका टेन्योर फिक्स करेगा प्राइम मिनिस्टर, उसके अलावा सेक्रेटरीट होता है। तो ये है स्पेशल विंग वगैरह भी ऐसे बात है, लेकिन ये कोई फंक्शनल नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, मतलब क्या करना चाहती है नीति आयोग, तो नीति आयोग जो है बेसिकली नेशनल डेवलपमेंट प्रायोरिटीज़ हैं इसकी, नेशन का डेवलपमेंट प्रायोरिटीज सेक्टर स्ट्रेटजीज वगैरह बनाना, एक्टिव इन्वॉल्वमेंट स्टेट के डेवलपमेंट में और स्टेट को नेशनल ऑब्जेक्टिव को फुलफिल कराने में, नेशनल एजेंडा को पूरा करवाने में इसका मेन रोल है। और ये कोऑपरेटिव फेडरलिज्म को बढ़ावा देता है, यानी स्टेट के साथ कोऑपरेशन वगैरह इस्टेब्लिश करना है सेंटर को, ये सारा काम उसके उसमें आता है। और इसके अलावा जो है ऐसे फार्मूला ऐसे मतलब कुछ फॉर्मुलेट करना जो कि विलेज लेवल से लेकर और हायर लेवल तक गवर्नमेंट में जो एक प्रोग्रेसिव अप्रोच हो सके, स्पेसिफिकली नेशनल इंटरेस्ट, नेशनल सिक्योरिटी में कोऑपरेशन, इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज, पॉलिसीज़ वगैरह बनाना, ठीक है। इसमें हर सेक्शन ऑफ सोसाइटी में के लिए काम करना, ये सारा है। उसमें लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजीज पॉलिसीज़ वगैरह डिसाइड करना, मॉनिटर करना प्रोग्रेस को, ठीक है। गवर्नमेंट को एडवाइस देना, थिंक टैंक की तरह काम करना गवर्नमेंट का, एजुकेशन पॉलिसीज़ वगैरह बनाना, नॉलेज इनोवेशन, इंटरप्रेन्योर सपोर्ट सिस्टम, सारा मतलब पूरी इंडिया को डेवलपमेंट के लिए जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है इसके डेवलपमेंट से लेकर, वो सारा काम यहाँ पे इनके ऑब्जेक्टिव में लिख दिया गया है, ठीक है ना। और इसमें ये अलग अलग तरीके की मतलब रिपोर्ट्स वगैरह निकालते हैं, तो ये सब रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना आप जान रखो कि पोजीशन क्या है। गाइडिंग प्रिंसिपल क्या क्या होते हैं इसमें, तो गाइडिंग प्रिंसिपल में जैसे अंत्योदया का मतलब ये होता है जो पुअरेस्ट ऑफ पुअर सेक्शन है उनका अपलिफ्टमेंट करना है, इंक्लूजन करना है, यानी कि जेंडर, रीजन, रिलीजन, कास्ट, क्लास, सबको, सारे मार्जिनलाइज सेक्शंस को भी हमें इनइक्वलिटी को रिमूव करना है और सारे लोगों को एक साथ लेकर आना है। विलेज का डेवलपमेंट इंटीग्रेशन करना है, स्मार्ट विलेज वगैरह बनाने का। डेमोग्राफिक डिविडेंड को, हमारा ग्रेटेस्ट एसेट है डेमोग्राफिक डिविडेंड, मतलब जो हमारे यहाँ लेबर पूल है, जो हमारे यहाँ मतलब स्किल्ड लोग हैं, यूथ वगैरह, तो वो जो है उनको एक वो करना, मतलब डेमोग्राफिक डिविडेंड को बढ़िया वो करना। उसके अलावा मतलब अच्छा यूज़ करना, क्योंकि वो हमारा बहुत बड़ा एसेट है, तो उसको यूज़ करना, पीपल का पार्टिसिपेशन को बढ़ावाना, ठीक है। गवर्नेंस को अच्छा करना है, ट्रांसपेरेंट बनाना है, अकाउंटेबल बनाना है, प्रोएक्टिव बनाना है, और उसके अलावा सस्टेनेबिलिटी को मेंटेन करना है। तो ये सारा चीज़ इसके अंदर दे रखा है। नीति आयोग जो है उसमें 7 पिलर्स हैं इफेक्टिव गवर्नेंस के लिए। एक पब्लिक एटीट्यूड रखना है, प्रोएक्टिव रहना है, ठीक है। उसके बाद में पार्टिसिपेटरी एटीट्यूड होना चाहिए, सिटीजन को इन्वॉल्व करके, वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर काम करना है, SC ST OBC के और के लिए काम करना है, इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर द यूथ इसको रखना है, और ट्रांसपेरेंसी रखनी है थ्रू द यूज़ ऑफ टेक्नोलॉजी, मेकिंग गवर्नमेंट विजिबल एंड रिस्पॉन्सिबल। तो ये सारा इसका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म वगैरह को बढ़ावा देने का काम है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का मतलब समझते होंगे आप लोग कि कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मतलब क्या है, स्टेट जो है वो सेंटर के साथ मिलकर काम करे, कोऑपरेशन के साथ काम करे, और आपस में स्टेट आपस में कोऑपरेशन से काम करे। क्रिटिसिज्म भी है भाई, क्रिटिसिज्म क्यों नहीं होगा, क्रिटिसिज्म ये है कि भाई देखो ये फालतू का वो है, ठीक है ना, पफी और ग्लिम्सी वर्ड्स यूज़ किए गए हैं और कुछ नहीं है। एक्चुअल में जब प्लानिंग कमीशन थी तो उसको ज़बरदस्ती क्या नाम है, नो पॉलिसी बेड पॉलिसी कहकर उसको जो है हटाया गया, मतलब बहुत सारी
चीज़ें हैं, कोई अभी इसका क्लियर नहीं है कि विज़न क्या करेगा। जैसे उसमें तो क्लियर था कि 5-5 साल पे कानून बनाया जाएगा। यहाँ पे क्या है कि आप कितने साल में कानून बनाओगे, कौन-सा आपका विज़न है। हम हर साल 5 साल पे अपना टारगेट फिक्स होता था, करते थे। अभी तक आपने कोई विज़न प्लान या कुछ इस तरह का जो है वो सारी बातें आप कह तो रहे हो हम ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन कोई ऐसा क्लियर कट गोल आपने नहीं सेट किया है, सब सब्जेक्टिव है। इस तरह से इनको क्या नाम है क्रिटिसाइज़ किया गया है। उसके अलावा इसका सबऑर्डिनेट ऑफिस वगैरह भी होता है। सबऑर्डिनेट ऑफिस क्या है मतलब इसको असिस्टेंस के लिए जो ऑफिस बनाए गए हैं, ठीक है? और प्लानिंग कमीशन के बारे में मैं बता चुका हूँ कि जो है प्लानिंग कमीशन ये 1950s में स्टार्ट किया गया, 1951 से उसने पहली प्लानिंग की, ठीक है ना? और पहली प्लानिंग जो है ये जो 1946 के अंदर चेयरमैन केसी नियोगी के तहत एक एडवाइज़री बॉडी बनाई गई थी। फिर उसी बॉडी को बाद में जो है मतलब कहा गया नाइदर कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर स्टैट्यूटरी बॉडी है, तो एक बना दिया जाए। तो 1951 से उसने पहली प्लानिंग की, 1951 में एक तरह से एग्जिस्टेंस में आई है प्लानिंग कमीशन। 1951 से 56 तक पहला प्लान था, तो उसका वही फंक्शन था जो आपको पता है कि मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट और कैपिटल रिसोर्सेज डेवलपमेंट, इंडिया का पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट करना था। उसमें बहुत तरह-तरह के टारगेट बना दी थी गवर्नमेंट जीडीपी ग्रोथ के लिए और चीज़ों के लिए। और मैंने आप लोगों को पहले बता भी रखा है कि 12 फाइव ईयर प्लान के बारे में भी मैंने आप लोगों को इकोनॉमी में बता भी रखा है। यदीम नदीम याद है ना? कि इस पे हमने पूरा चर्चा कर रखा है। हाँ, तो वो बस एक बार देख लेना, बाकी इकोनॉमी में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे, एक बार प्लानिंग के ऊपर बात करते हैं हम लोग। इकोनॉमी के वो है, उसका कंपोज़िशन वही है, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन हुआ करता था, एक डिप्टी चेयरमैन होता था इसका, जो कि फुल टाइम मेंबर होता था। उसके अलावा जो है बाकी मेंबर्स होते थे उसके कुछ मिनिस्टर्स वगैरह को भी इन्वॉल्व किया जाता था, लेकिन उसमें जो है 7 टू 8 फुल टाइम मेंबर होते थे, वही सब डिसाइड करते थे। इसमें स्टेट का इन्वॉल्व उस टाइम में नहीं था, तो इसलिए इसको वो किया गया। ठीक है, उसके अलावा इंटरनल मतलब टेक्निकल विंग, हाउसकीपिंग विंग और ब्रांच और इस तरह से प्रोग्राम एडवाइज़र ब्रांच ये सब हुआ करता था। तो मतलब ये है कि पेपर वर्क करने के लिए भी था और वैसे भी प्लानिंग वगैरह कराने के लिए भी डिपार्टमेंट था। इसको मतलब कहा जाए तो ये देखा जाएगा कि भई ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी थी। एक एडवाइज़री बॉडी थी लेकिन बहुत पावरफुल थी, तो इस ग्राउंड पर भी इसको क्रिटिसाइज़ करते थे कि इसको आपने बहुत पावर दे रखा है। उसके अलावा एनडीसी की बात करें तो एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल की जैसे मैं बात करूँ, तो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल जो है इसको भी अबॉलिश किया करा गया, अब ख़त्म किया गया कि भई अब ये जो है ऑलरेडी हमारे पास नीति आयोग में हमने जब सारे स्टेट की चीफ मिनिस्टर वगैरह गवर्निंग काउंसिल में डाल दिया है, तो फिर नीति आयोग का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है? नीति आयोग उसका कोई मतलब एनडीसी का कोई मतलब नहीं रह जाता। जब नीति आयोग के गवर्निंग काउंसिल के अंदर हमने सारे स्टेट के चीफ मिनिस्टर डाल दिए, सारे मिनिस्टर वगैरह डाल दिए, तो फिर कोई क्या ज़रूरत है इसको करने की? ठीक है ना? और इसका में भी कंपोजिशन वही था, प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन था, सारे यूनियन कैबिनेट के बंद होते थे इसमें, सारे चीफ मिनिस्टर होते थे और चीफ मिनिस्टर जो है और यूनियन टेरिटरी के मतलब जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली है, जहाँ के नहीं है वहाँ के एडमिनिस्ट्रेटर और गवर्नर होते थे, लेफ्टिनेंट गवर्नर वगैरह, तो ये सारा उसमें था कहानी। ठीक है? तो एनडीसी के अंदर तो इसका ऑब्जेक्टिव बेसिकली अप्रूवल वगैरह देना था। पोस्ट प्लानिंग स्टेज पे ये काम करती थी। बेसिकली जो भी प्लान नेशनल प्लान बनता था उसको अप्रूवल देने का काम एनडीसी का हुआ करता था। तो इसका भी ये है कि अब जो है नीति आयोग आ गया है तो अब इसकी भी कोई ज़रूरत नहीं है। तो कुल मिलाकर ये बॉडीज़ हैं नीति आयोग जो कि नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है, जो कि काम क्या करता है, जो कि जिसका मेन काम है कि अब पूरे इंडिया में जो भी ह्यूमन डेवलपमेंट से लेकर कोई भी काम करना है तो वो है। इसने 2 बॉडीज़ को मेनली रिप्लेस कर दिया है एक तरह से, एक एक उसने प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया है, दूसरा एनडीसी नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को रिप्लेस कर दिया है और पूरे इंडिया के लिए प्लानिंग करना, उसको देखना, उसमें सारी चीज़ें करना, वो सब किसका काम हो गया है, अब एनडीसी का उसका नीति आयोग का काम हो गया है। तो आई होप कि ये नीति आयोग वाली कहानी खत्म हो गई। आपका इसमें होमवर्क है, एक काम करना है आपको कि नीति आयोग का कंपोजिशन वगैरह लिखना है। जैसे आप लोगों को ये सर्च करना है कि नीति आयोग का चेयरमैन कौन है, ये आपका होमवर्क है। नीति आयोग का चेयरमैन तो प्राइम मिनिस्टर ही है, वाइस चेयरमैन कौन है, सीईओ कौन है और कौन-कौन मेंबर है। बहुत आसान है, मैंने लिखवाया भी है। नीति आयोग के ऊपर आपने लिखा भी होगा, शायद नदीम ने लिख भी रखा होगा। नोट्स बना रखा है ना नदीम? नोट्स नहीं बनाए थे? नहीं, नहीं बना रखा है तुमने। तुमने याद है, तुम्हें बना रखा होगा जब तुमने सीईओ वगैरह तुमने ही शायद लिखा था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है, तो सलमान ने लिखा होगा। क्योंकि उसमें हाँ, उन्हें मतलब तुमने ही, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे ही नोट्स थे। उसमें मैंने नीति आयोग का चेयरमैन वगैरह डाला गया था, उसमें क्या नाम है सीईओ डाला था और वाइस चेयरमैन इनका सबका नाम वाम डाला था, याद करो। नहीं है? उसके अलावा मतलब 4 इनवाइटी स्पेशल इनवाइटीज़ वगैरह थे उसमें मिनिस्टर्स के नाम थे कि ये हैं राजनाथ सिंह है, ऐसा-ऐसा सब याद है? कुछ याद आ रहा है?
तो ये एक जिन लोगों ने नहीं लिखा है वो एक मतलब इसमें वो कर लेंगे, इसमें और कुछ नहीं है। आप बस नीति आयोग का एक कंपोजिशन लिख डालिएगा कि ये प्राइम मिनिस्टर ये हैं, इस वक्त ये मेंबर है, नए नया, बाकी ये सब कहानी है। और पीछे जो नया है, नया में बस इतना लिख लेना, उतना काफ़ी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, मतलब कि प्लानिंग चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, सीईओ ये लिख लेना, फुल टाइम मेंबर कौन कौन है, बस इतना लिख लेना बहुत है। बाकी बताइए, सब स्टेट के चीफ मिनिस्टर वगैरह होते हैं। अभी जो करंट डेवलपमेंट होंगे फिर नीति आयोग के, जैसे अब आप न्यूज़पेपर पढ़ो और उसमें आए कि नीति आयोग ने ये प्रोग्राम लॉन्च किया, ये पब्लिकेशन लॉन्च किया, ये क्या नाम है किताब लॉन्च की, ये चीज़ लॉन्च किया, तो वो आप उस पर ध्यान दोगे, बस इतना आपको काम करना है। ठीक है रिदा? अच्छा, अब देखें आपका, तो ये समझ में आया मतलब सिंपल नीति आयोग को ऐसे समझ लो कि इंडिया में प्लानिंग करने के लिए पहले प्लानिंग कमीशन हुआ करता था। प्लानिंग कमीशन बढ़िया प्लानिंग कर रहा था, 12 5 ईयर प्लान उसने प्लान कर दिए थे, और उसमें टारगेट वगैरह देता था कि देश को इतना डेवलपमेंट करना है, नेशनल मतलब इसका इतना जो है, मतलब वो सारी प्लानिंग अच्छे से करता था, ऐसा नहीं है कि उसमें कुछ कमी रहती थी। लेकिन अब क्योंकि भाई मोदी जी को अपना नाम भी तो करना है कि हमने अभी कुछ किया है, हमने नई नई इंस्टीट्यूशन बनाए हैं, तो मोदी जी ने अपना एक नया इंस्टीट्यूशन नीति आयोग के नाम पे इस्टेब्लिश कर दिया। लेकिन ऐसा नहीं है कि मतलब उससे पहले प्लानिंग कमीशन ने कुछ काम नहीं किया, बहुत बड़े बड़े काम किए हैं। और उसके अलावा एनडीसी, अब उसमें जो भी कमियां थी, जो डिमांड थी, उसको पूरा कर दिया उन्होंने। एनडीसी को भी एबॉलिश कर दिया, एनडीसी को भी हटा दिया, और नीति आयोग आ गया। अब नीति आयोग का एक टारगेटेड, वो बहुत सब्जेक्टिव बातें करता है, क्लियर बात करता नहीं है कि क्या क्या ऑब्जेक्टिव है। ये इसको हम भी क्रिटिसाइज कर सकते हैं, लेकिन फिर भी चलो, हम क्रिटिसाइज नहीं कर रहे, हम लोगों ने अपना मतलब मान लिया कि हाँ नीति आयोग बढ़िया है। और अब वो नीति आयोग जो है अपना विजन 2075 और ये वो लेकर आता है, तो ठीक है, आपको बात समझ में आ गई होगी कुछ हद तक। और उसके अलावा नीति आयोग का काम हो गया। अच्छा, प्लानिंग, क्योंकि बात वही है, प्राइम मिनिस्टर जो है चेयरमैन रहेगा, वाइस चेयरमैन रहेगा, और उसके अलावा फुल टाइम मेंबर रहेंगे, प्लानिंग करके देंगे जो जो अलग अलग चीज़ों के लिए, कोई एजुकेशन के लिए से लेकर और हर चीज़ के लिए इंडेक्स इंडेक्स निकालेंगे, स्वच्छ भारत ये वो प्लान का। तो उससे क्या नाम है, देश एक मॉनिटरिंग करेंगे देश में कि कितना डेवलपमेंट हो रहा है, अलग अलग स्टेट, अलग अलग मतलब तरीके से कितना डेवलपमेंट हुआ है, बस इन सब चीज़ों को ध्यान रखा जाएगा। आई होप कि बात क्लियर हो गई है आपको, आगे बढ़ सकते हैं। और बाकी आपका होमवर्क ये है कि नीति आयोग के बारे में आपको लिखना है, और नीति आयोग में कौन कौन मतलब क्या क्या है उसका, अभी करंट में क्या प्लान चल रहा है, ये आपका होमवर्क रहेगा। ये आपको लिखना ही लिखना है सबको। वैसे चाहे मैं पूरा नोट्स दे दूँ तो भी अपने अपने नोट्स में आपको इसको ज़रूर लिखना है, नीति आयोग को, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है, और इसके ऊपर जो भी आज रिपोर्ट वगैरह इशू कर रहा है, तो उसको भी आपको, जैसे रिपोर्ट कुछ निकाला या कुछ भी किया, तो उसको भी अपने इसमें डाल देना है कि ये रिपोर्ट नीति आयोग निकालता है, इज ऑफ गुड डूइंग बिजनेस इन इंडिया, ये वो। तो ऐसा कोई भी रिपोर्ट अगर नीति आयोग निकाल रहा है तो उन रिपोर्ट्स के भी नाम लिख लेने हैं। समझ में आ गई बात? एक बार आप नीति आयोग डालेंगे विकिपीडिया पे, आपको मिल जाएगा, और नहीं तो आप गूगल पे डालेंगे कहीं पे भी, तो आपको नीति आयोग के बारे में अच्छा खासा रिपोर्ट मिल जाएगी। कर लोगे? क्या रीता, समझ में आ रहा है? नहीं आया? तो ये बहुत आसान है यार, कोई टफ नहीं है। चलो, नेशनल नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन देख लीजिए। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ये है आपका स्टेचूटरी। नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन जो है ये एक स्टेचूटरी बॉडी है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ध्यान रखिएगा। ये 1993 के अंदर लेजिस्लेटिव एक्ट ऑफ पार्लियामेंट नेमली प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के तहत बनाया गया। इसको बाद में अमेंड किया गया 2006 में। तो कुल मिलाकर जो है कमीशन वॉच डॉग है ह्यूमन राइट का इन इंडिया। ठीक है, ह्यूमन राइट के ऊपर सारा काम इसका है, यानी इंडिया में कहीं पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, लाइफ, लिबर्टी, इक्वलिटी, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल, कहीं पे भी तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई वायलेशन करता है कुछ भी, तो उसमें शोर मत बजाओ, चुप। उसके बाद में इसका ऑब्जेक्टिव, जैसे इस ह्यूमन राइट के इश्यूज़ को लेकर ये फोकस रहता है, और ह्यूमन राइट के ऊपर सारा काम इसका है। ह्यूमन राइट में मतलब जो इंसान पैदा हुआ है तो उसको मतलब एक बेसिक जीने होने का अधिकार होना चाहिए, तो उसमें अगर कोई वायलेशन होता है इक्वलिटी का, डिग्निटी को किसी को हर्ट करना, तो वहाँ पे ये आ जाता है। कंपोजिशन क्या है, मल्टी मल्टी मेंबर बॉडी है इसकी। एक दो बातें वो याद रखने लायक है, जहाँ से क्वेश्चन आता है। चेयरमैन जो होता है वो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। ठीक है, चेयरमैन शुड बी द रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और इसमें 70 ईयर्स तक रहेगा, क्योंकि रिटायर तो 65 में होगा, तो वो सर्व करेगा कहाँ तक, रिटायर्ड चीफ जस्टिस 70 ईयर्स तक होता है, जिसको स्पेशल नॉलेज हो। ठीक है, उसके अलावा इसमें इसके अलावा जो है मेंबर जो होंगे वो कौन होंगे, सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट हो सकते हैं, और सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट, और 2 पर्सन हैविंग knowledge or practical experience in the respect of human right. In addition to these full time members,
द कमीशन ऑल्सो है 4 एक्स ऑफिशियो मेंबर्स। ये जो एक्स ऑफिशियो मेंबर होते हैं वो कौन होते हैं? नेशनल कमीशन फॉर एससी, ठीक है, अब तो और भी बढ़ गया, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इनके जो बंदे, इसके जो बंदे हैं वो लोग भी इसमें मेंबर होते हैं एक्स ऑफिशियो, ठीक है। और चेयरमैन ऑफ द चेयरमैन एंड द मेंबर, आप लोगों की बुक में भी ये 4 ही बॉडी दे रखी है और भी बॉडी बढ़ा दी है? बुक में देखिए। हाँ हाँ, तो ये इन दोनों को भी आप ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि एनडीए और एनआईए बढ़ा है, वही मैं मुझे याद आ रहा था कि एनडीए और एनआईए पहले यही थे, और उसके बाद में आपका क्या नाम है आपका, डिजास्टर मैनेजमेंट, एनडीए, एनडीए बढ़ा है, ठीक है। और नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए आप पढ़ चुके हो ऑलरेडी, बता चुका हूँ मैं एनआईए के बारे में, बताया ना, सिक्योरिटी चैलेंजेस में। तो ये दोनों बढ़ चुके हैं, मतलब वहाँ पे तो बढ़े हैं। इसमें जो बॉडीज, इसमें वो तो बढ़े हैं, लेकिन ये जो बॉडीज हैं ये 4, नेशनल कमीशन फॉर एससी माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन कमीशन फॉर एससी, और नेशनल कमीशन फॉर एसटी, नेशनल कमीशन ऑफ वीमेन के अलावा और 2 बॉडीज, और भी बॉडीज यहाँ पे हैं या नहीं है? यहाँ पे मेंशन, मेंशन है यहाँ पे। हम्म 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 हम्म। हाँ, तो ये इनको भी 7 कर दिए हैं, तो उनको भी ऐड कर लो, ओबीसी को भी ऐड कर लो। और उसके अलावा ओबीसी के बाद दूसरा कौन सी बॉडी दी है? चाइल्ड राइट वाली। हाँ, और उसके अलावा कौन सी बॉडी है? पर्सन विद डिसेबिलिटी। तो ये 3 और ऐड कर लो, आप ओबीसी को ऐड कर लो, चाइल्ड राइट कर लो, और क्या नाम है, पर्सन विद डिसेबिलिटी को भी यहाँ पे ऐड कर लो, क्योंकि ये ज़रूरी है ना, ठीक है। कि ये पहले ये 4 ही थे, अब 7 लोग हो गए हैं। चेयरमैन जो होता है ये अपॉइंट किया जाता है बाय प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ 6 मेंबर बॉडी होती है, देखो इनको रिकमेंडेशन 6 मेंबर की बॉडी करती है। और ठीक है, और ये प्राइम मिनिस्टर जो है इसका हेड होता है, उसका जो बॉडी होती है। स्पीकर ऑफ लोकसभा होता है, डिप्टी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा होता है, और उसके अलावा लीडर ऑफ अपोजिशन बोथ हाउसेस का होगा पार्लियामेंट के अंदर, और सेंट्रल होम मिनिस्टर होगा। इतने लोगों की एक कमेटी होगी, यानी 6 मेंबर की कमेटी होगी। और ये 6 मेंबर में मतलब प्राइम मिनिस्टर है, आपका स्पीकर ऑफ लोकसभा है, डिप्टी स्पीकर ऑफ राज्यसभा है, ऑपोजिशन लीडर्स हैं, और उसके अलावा सेंट्रल होम मिनिस्टर है। ये लोग जब बैठेंगे कमेटी बना के, और वो लोग जिसको डिसाइड करेंगे, उन लोगों को जो है, ये कमेटी जो है रिकमेंडेशन देगी प्रेसिडेंट को चेयरमैन और मेंबर बनाने की। बात समझ में आ गई? यानी ऑपोजिशन वगैरह वाले सबको इन्वॉल्व करते हैं इसमें, इनको अपॉइंट करने में, ठीक है। ठीक है, आवाज़ आ रही है मेरी? देखिए, अब इसमें जो है सिटिंग जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, और सिटिंग चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट कैन बी अपॉइंटेड ओनली आफ्टर द कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगर कोई सिटिंग जज होगा, यानी अभी जो चीफ जस्टिस के अलावा जो है सिटिंग जज है, तो उसको अपॉइंट करने के लिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की परमिशन लेनी पड़ेगी, अगर मेंबर को अपॉइंट करना है। और इसमें चेयरमैन की जो एज होती है, चेयरमैन और मेंबर का जो मतलब टर्म होता है वो 5 ईयर्स होता है, ठीक है। और जब तक वो 70 साल की एज तक ना पहुंच जाए, तो 70 साल एज है, और 5 साल टर्म टर्म टेन्योर है, ठीक है ना, मेंबर्स की। ओके, और फर्दर एम्प्लॉयमेंट इनको नहीं मिलेगा। अरे कब तक एम्प्लॉयमेंट करोगे यार, मतलब 70 साल के हो गए हो, अभी एम्प्लॉयमेंट करना है, क्या करना है, मतलब कहाँ ले जाओगे इतना पैसा, है कि नहीं? यहाँ जवानों को एम्प्लॉयमेंट मिल ही नहीं रहा। The president can remove the chairman or any member from the office the following manner। अगर वो जो है वही है, एज जज और एन इंसॉल्वेंट हो जाए, ही इज इंगेज्ड इन ड्यूरिंग हिज term of office in any paid employment outside the duties of his office, he is unfit for continue the office by the reason of infirmity of mind or body, or he is of unsound mind and stand so clear by a competent court, and competent court कर देता है कि बंदा unsound mind का है। and if he is convicted of the or sentenced for imprisonment or for an offense, अगर conviction हो जाए उसका किसी ऑफेंस में, तो इसमें हो जाएगा। इन एडिशन टू दिस, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो रिमूव द चेयरमैन और एनी मेंबर ऑन द ग्राउंड ऑफ प्रोवाइडिंग misbehavior or incapacity। however, in this case the president has to refer क्या हो
President has to refer the matter to the Supreme Court for an inquiry. If the Supreme Court, after inquiry, uphold the cause of removal and advise so, the president can remove the chairman or a member. तो यहाँ पे क्लियर है कि भाई यहाँ पे होगा, एक इंक्वायरी होगी, ठीक है। इंक्वायरी करने के बाद यहाँ देख लीजिए आप लोग कि अगर कोई मैटर है, अगर उसको हटाना है तो मैटर सुप्रीम कोर्ट को रिफर किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी और इंक्वायरी करने के बाद अगर वो कह देती है कि हाँ ये मतलब सही नहीं है, हटाया जा सकता है, तो फिर वहाँ पे प्रेसिडेंट जो है उसको हटा सकता है। तो ये बात वही बात है। सैलरीज और अलाउंसेज जो हैं वो कंडीशन ऑफ सर्विसेज वो डिटरमाइन करेगा सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी। डिटरमाइन, इस बात को हमेशा थोड़ा सा नज़र में रखा कीजिए कि कौन डिटरमाइन करेगा, प्रेसिडेंट करेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट करेगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखने वाली होती है, क्योंकि होता क्या है ना, मतलब ये यहीं पे ट्विस्ट बना देते हैं। यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट है तो यहाँ प्रेसिडेंट डाल देंगे, यहाँ पे बोल देंगे प्राइम मिनिस्टर। तो यहाँ पे ध्यान रखने का है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, प्रेसिडेंट है, प्राइम मिनिस्टर है, पार्लियामेंट है, कौन कौन जो है। ए कहाँ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, पिटना है क्या तुम्हें? अभी वो बना है, तुम्हें दिख नहीं रहा है, बेवकूफ़। ठीक है, और उसको चेंज भी नहीं किया जा सकता। जो डिटरमाइन कर दिया गया एक बार सैलरी, सर्विस ऑफ कंडीशन, उसको डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। ऑल द above provision are aimed to secure autonomy, independence and impartiality and in the functioning of the commission. फंक्शन ऑफ कमीशन क्या है? अब आप लोग मुझे बताओ फंक्शन क्या होगा ह्यूमन राइट कमीशन का, क्या फंक्शन होगा बताओ? हाँ, बिल्कुल, ठीक है। और ह्यूमन राइट जहाँ जहाँ वायलेट हो रहा हो सकता हो, जैसे पब्लिक सर्वेंट कर सकता है तो उसको देखेंगे, ठीक है। अगर वो क्या जेल वगैरह में होता है ह्यूमन राइट का वायलेशन, वहाँ पे जाके देखेंगे। और जो स्लम्स वगैरह होती हैं वहाँ पे विजिट करेंगे, डिटेंशन कैंप में विजिट करेंगे, ठीक है। और इसी तरीके की जहाँ जहाँ मतलब ह्यूमन राइट का हो सकता है, उन सबको टेररिज्म वगैरह से जो अफेक्टेड एरियाज़ होंगे, या इस तरह के जो मतलब किसी कहीं पे भी जहाँ पे ह्यूमन राइट का वायलेशन हो सकता है, जहाँ पे ज़रूरत है, एनजीओज़ वगैरह की हेल्प से ये काम करेंगे, ठीक है ना। इसका हेडक्वार्टर इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पे है? न्यू दिल्ली के अंदर है। और जो है ठीक है। क्या हुआ है? हाँ, एक मिनट। क्या हुआ है मम्मी? मम्मी, क्या हुआ? हैं? ईशान कहाँ है, ईशान? हैं मम्मी? ईशान, ईशान कहाँ है? ठीक, अच्छा। तो समझ में आई बात? हाँ, क्या कह रहे थे बताओ नदीम? कौन 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 सी बॉडीज? अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, सीबीसी। अच्छा अच्छा। हाँ हाँ हाँ। हम्म, हाँ, हाँ। तो ये जो है बेसिकली सिविल राइट की, जैसे मैंने वहाँ बताया था आपको, वो जो नेशनल कमीशन फॉर एससी-एसटी पढ़ा रहे थे ना, तो उसके पास की बोला था कि उसके पास सिविल कोर्ट की पावर होती है। तो सिविल कोर्ट की पावर का मतलब ये है कि वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है, वो अंडर ओथ आपसे स्टेटमेंट ले सकता है, एफिडेविट ले सकता है, जैसे कि वो करता है ना, कोर्ट करता है, उसी तरीके से। और इसकी जो स्टेटमेंट जो आप इसको दोगे उसकी एविडेंटरी वैल्यू होती है, यानी कि आप एविडेंस के तौर पे उसको एक्सेप्ट किया जाता है। बात समझ में आ रही? तो ये है, तो ये उसका वो है। उसके अलावा जो है नेशनल कमीशन जो है मतलब इज़ नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर एनी मैटर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर। हाँ, एक बात याद रखिएगा कि ये इंक्वायर कर सकता है हर मैटर को लेकर, ठीक है, इन्वेस्टिगेशन पूरा मतलब कर सकता है और सारी चीज़ें, लेकिन 1 साल से जब ज़्यादा हो जाता है, ठीक है ना, जैसे कमीशन इज़ नॉट एम्पावर्ड टू इंक्वायर इनटू अ मैटर आफ्टर द एक्सपायरेशन ऑफ 1 ईयर, expiry of 1 year from the date on which the act constituting
वायलेंस ऑफ द ह्यूमन राइट इज alleged to has been committed. इन अदर हैंड मतलब एक साल के अंदर, ऑकरेंस के एक साल के अंदर इसको अपने हाथ में मैटर लेना पड़ेगा. कमीशन में टेक एनी ऑफ द स्टेप, और उसमें से कोई भी स्टेप ले सकता है, जैसे कि ही मे रिकमेंड टू द कंसर्न गवर्नमेंट और अथॉरिटीज टू मेक पेमेंट एंड कंपनसेशन ऑफ द डैमेज टू द विक्टिम, और ही मे रिकमेंड द टू कंसर्न to the concerned government or authorities the initiation of the proceeding for prosecution of any other action against the guilty public servant. In many recommend to concerned government and authorities for granting the immediate interim relief टू द विक्टिम. इट में अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट. ये सारा है कि अगर कहीं का फंडामेंटल किसी के अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है तो उसको कंपनसेशन दिलवा सकता है, उससे पब्लिक अथॉरिटीज़ को सज़ा दिलवा सकता है, उसके अलावा उसको इंटरिम रिलीफ दिलवा सकता है, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट तक रिट डाल के मैटर ले जा सकता है. तो ये सारा काम कर सकता है. रोल ऑफ कमीशन, कमीशन का रोल क्या है? तो रोल क्लियर है फंक्शन का कि भाई कोई भी क्लियर वो है कि कहीं पे ह्यूमन राइट का वायलेशन ना हो. ठीक है, अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन होता है तो ये आएगा. लेकिन इसमें पनिश नहीं कर सकता वायलेटर को. ये सिर्फ क्या कर सकता है, बेसिकली मॉनिटरी रिलीफ वगैरह दिलवाने में काम कर सकता है. और उसमें क्या नाम है, उसकी रिकमेंडेशन जो है वो बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर. गवर्नमेंट चाहे तो ले चाहे तो ना ले, लेकिन नॉर्मली लेती है. ठीक है, और रिकमेंडेशन के ऊपर मतलब एक महीने के अंदर एक्शन लेगी, या तो उसको इन्फॉर्म करेगी कि हमने क्या एक्शन लिया है. ये सब चीज़ें होती हैं. ठीक है, गवर्नमेंट उसको मतलब ये नहीं कह सकती कि रिकमेंडेशन उसने दिया तो उसको माने ना. मतलब ये है कि उसको अगर नहीं मान रही है तो उसको उसका एक वो सफाई देनी पड़ेगी कि मैं क्यों इस रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट नहीं कर रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ. गवर्नमेंट को ये करना पड़ेगा. और उसके अलावा जो है ये जो है मतलब इसकी जो रिकमेंडेशन है इसको कंसीडर करना और रिपोर्ट देना, ये सब जो है गवर्नमेंट को के लिए ज़रूरी है. बट ये नहीं है कि मैंडेटरी हो जाता है कि एक बार उसने बाइंडिंग नहीं है गवर्नमेंट के ऊपर कि मतलब गवर्नमेंट किसी भी हाल में उसको पूरा करके दे. ऐसा नहीं है, क्योंकि कोर्ट की पावर है लेकिन सिविल कोर्ट इतनी पावर नहीं है कि मतलब वो एकदम, जैसे सिविल कोर्ट की पावर होने का मतलब है इंक्वायरी के टाइम पर है, नहीं तो सिविल कोर्ट अगर कोई आदेश दे दे तो उसको मानना पड़ता है फिर गवर्नमेंट को. ठीक है ना, तो यहाँ पे वो वाली पावर नहीं है. बात इसको ध्यान रखिएगा. ठीक है ना. तो पावर, कमीशन पावरलेस नहीं है, लेकिन इसको क्रिटिसाइज जब करते हैं कहते हैं लोग तो इसको बोलते हैं टूथलेस टाइगर. क्या बोलते हैं? टूथलेस टाइगर. कोई फायदा नहीं है इसका, इस तरह से इसको बोला जाता है. बाकी इसका कमीशन का परफॉर्मेंस है कई जगहों पे, जैसे बाउंडेड लेबर, एबोलिशन ऑफ बाउंडेड लेबर, फंक्शन ऑफ मेंटल हॉस्पिटल एट रांची, आगरा एंड ग्वालियर, फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट प्रोटेक्शन इन अलग अलग जगहों पर ये सारे इसमें इसने रिहेबिलिटेशन, सेक्सुअल कहीं पे वर्कर वगैरह को ह्यूमन को बचाना, और राइट टू पर्सन अफेक्टेड बाय एचआईवी और एड्स से अगर अफेक्टेड है तो उनको साइक्लोन वगैरह आ गया तो उसमें बचाना, ये सब इसके सारे काम की लिस्ट दे रखी है. और उसके अलावा ह्यूमन राइट एक्ट 2006 के अंदर ह्यूमन राइट कमीशन जो एक्ट है उसको अमेंडमेंट किया गया है, और पार्लियामेंट ने इसको अमेंड किया है 2006 के अंदर 1993 के ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन एक्ट को, रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ मेंबर इन द स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन. जैसे वहाँ पे 5 मेंबर होते हैं ना, तो स्टेट के अंदर 3 मेंबर कर दिए हैं, 5 से 3 कर दिए हैं. ठीक है, पहले 5 थे, उसके बाद में इसमें 3 कर दिए हैं. ओके, उसके अलावा जो है changing the eligibility condition for appointment of the member of SHRC स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन जो है उसमें मतलब चेंज किया है इन्होंने मेंबर के अपॉइंटमेंट की जो एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह हैं. और उसके अलावा जो है strengthening the investigation machinery available to the Human Rights Commission, empowering the Commission for recommendation, award and compensation even during the course of inquiry. यानी इंक्वायरी के टाइम पर भी कमीशन जो है कंपनसेशन वगैरह दे सकता है, दिलवा सकता है, ताकि लोगों को रिलीफ दिला सके. और मतलब इसको पावर दिया है कि बिना इंटीमेट किए हुए गवर्नमेंट को भी बिना इंटीमेट यानी गवर्नमेंट को बिना बताए जो जेल वगैरह का विजिट भी कर सकता है, ये भी इसके पास पावर है. उसके अलावा रिकॉर्ड वगैरह जो है वो वहाँ पे विटनेस वगैरह से ले सकता है, मतलब विटनेस वगैरह की रिकॉर्डिंग कर सकता है, एविडेंस वगैरह की रिकॉर्ड कर सकता है. और क्या नाम है, clarifying that the chairman of NHRC और SHRC are distinct from the member of the respective commission. चेयरमैन जो है वो अलग होंगे, ये भी क्लियर किया है कि चेयरमैन और मेंबर अलग अलग होते हैं, यानी चेयरमैन को मेंबर्स में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, यानी 3 मेंबर प्लस चेयरमैन. ठीक है, ऐसे देखा जाएगा, या 5 मेंबर प्लस चेयरमैन, इस तरह से. तो मतलब इसमें क्या है, क्लेरिफाई किया है कि चेयरमैन ऑफ NHRC और SHRC इज डिस्टिंक्ट फ्रॉम द मेंबर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव कमीशन. यानी मेंबर अलग होंगे और चेयरमैन अलग होगा, अलग तरीके से उनको काउंट किया जाएगा. enabling the NHRC to transfer the complaint receiving by it to concerned HSRC, मतलब NHRC जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, वो कंसर्न स्टेट को भी अपना मैटर दे सकता है कि स्टेट का मैटर है, स्टेट के लॉस पे है, तो इसको जो है स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देख ले. और इसके अलावा enabling the chairman and the member of NHRC to address their resignation writing the president and the chairperson and the member of HRC to the governor of the state. तो यहाँ पे ये भी क्या है कि वो जो है
रिज़ाइन भी कर सकते हैं किसको, प्रेसिडेंट को लिख के, ठीक है, और चेयरमैन और मेंबर जो है एचआरसी के गवर्नर को लिख कर रिज़ाइन कर सकते हैं, यानी कि नेशनल वाले प्रेसिडेंट को करेंगे, स्टेट वाले जो है वो गवर्नर को करेंगे, ये भी है। उसके बाद में यह है कि अगर क्लेरिफाइंग दैट द एब्सेंस ऑफ एनी मेंबर ऑफ सिलेक्शन कमीशन फॉर सेलेक्टिंग द चेयरपर्सन ऑन द मेंबर ऑफ एनएचआरसी और एचआरसी विल नॉट वायलेट द डिसीजन टेकन बाय सच कमिटी। मतलब ये क्लियर किया है कि अगर कोई मेंबर नहीं है, कोई डिसीजन लिया गया है और उसमें कोई मेंबर नहीं है, मान लो एट दैट टाइम प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये नहीं कि डिसीजन जो लिया गया वो वैलिड नहीं है। जैसे कि मान लो कि आज मैं पढ़ा रहा हूँ और मान लो कोई एक स्टूडेंट नहीं है, हमने कोई डिसीजन ले लिया कि भाई क्लास 4 बजे नहीं 4:30 बजे होगी, अब वहाँ पे एक मेंबर नहीं था तो बाकी सब थे, तो इनवैलिड नहीं हो जाएगा डिसीजन। इसी तरह से वहाँ पे भी ये काम है, ठीक है। तो यह है। उसके अलावा एनेबलिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट टू नोटिफाई द फ्यूचर इंटरनेशनल कन्वेंशन, और ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी हैं। तो आपको पता है कि भाई जो प्रेसिडेंट प्रोक्लेमेशन ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट ऑन सितंबर 28 1993 में इसको बनाया गया था, ये ध्यान रखिएगा। सब्सिक्वेंटली प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट बिल 1993 में लाया गया, जो कि दोनों हाउसेज में पास किया गया, ठीक है, पास कराया गया, और पास कराने के बाद में फिर जो है एसेंट मिला प्रेसिडेंट का 1994 में, ठीक है। द एक्ट कमिंग टू फोर्स, उसके बाद में एक जो है वो पीछे से रिट्रोस्पेक्टिवली सितंबर 1993 से ही उसको माना गया कि ये एक्ट आ गया है, क्या नाम है, यानी कि प्रेसिडेंट ने इसको बना दिया था पहले, लेकिन ये एक्ट बाद में पास हुआ, लेकिन उसके सारे काम की वैलिडिटी मानी जाती है 1993 से, क्योंकि फंक्शन कर रहा था नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पहले से ही। तो ये बात थोड़ा सा समझने वाली है, बस बाकी सारी बातें इसमें मैंने बता दी आपको। 70 साल एज होती है, ठीक है, कितने मेंबर होते हैं सब बता दिया। स्टेट का भी आप जिक्र वहाँ किया ही, जो भी स्टेट ह्यूमन राइट जैसे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, उसी तरह स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन स्टेट में फंक्शन करता है। ये भी ह्यूमन राइट एक्ट 1993 के तहत बनाया गया है। स्टेट के जो मैटर्स होते हैं, स्टेट में अगर किसी तरह का वायलेशन होता है तो उस केस में स्टेट मतलब गवर्नमेंट के लॉ से तो यहाँ पे ये देखा जाता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन देखता है इसको, ठीक है। इसमें बेसिकली ये स्टेट लिस्ट और कंट्री लिस्ट के मैटर्स में अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हुआ है तो उसको देखता है, ठीक है, ये बात याद रखेंगे। उसके अलावा इसका ये भी मल्टी मेंबर बॉडी है, इसमें एक चेयरपर्सन और 2 मेंबर होते हैं। पहले इसमें भी 5 मेंबर होते थे, लेकिन यहाँ पे ये अमेंडमेंट हुआ, ये आपको पता है, ये बता दिया गया कि अमेंडमेंट करके ये मेंबर रिड्यूस किए गए हैं। देखो 2006 में अमेंडमेंट करके पहले 5 मेंबर थे, अभी जो है यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, पहले 5 मेंबर थे, अभी 3 मेंबर कर दिए गए हैं। जैसे 5 मेंबर वहाँ होते हैं, क्या नाम है आपका, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में, उसी तरह 5 यहाँ थे, यहाँ पे 3 कर दिए गए हैं, ठीक है ना। और उनके एलिजिबिलिटी कंडीशन वगैरह को भी हटा दिया गया है, यानी चेंज कर दिया गया है। तो समझ में आई बात? ठीक है। तो ये है कि चेयरमैन पर्सन जो रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट होना चाहिए, एंड सर अगर सर्विंग है तो वहाँ पे और and the member should be the serving or the retired judge of high court or district court in the state within 7 years of experience as a district judge or person having knowledge or the practical experience with respect to the human right। तो ये चीज़ इसमें कही गई है। और उसके अलावा जो है चेयरपर्सन एंड द मेंबर आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर, गवर्नर इनको अपॉइंट करता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटीज कंसिस्टिंग ऑफ द चेयर मिनिस्टर, chief minister and the head of the speaker of legislative assembly, home minister of the state, leader of the opposition, ये सारे लोग इसमें होते हैं। तो ये लोग जो है बैठते हैं, उसके हिसाब से फिर ये लोग अपॉइंट करते हैं चेयरमैन को, और उसके अलावा जो है मेंबर को। और उसके अलावा इसमें जो एज होती है वो 5 टर्म जो है 5 साल होता है, एज भी यहाँ पे भी 70 साल ही होती है, ठीक है ना। और ये लोग जो है फर्दर एम्प्लॉयमेंट नहीं कर सकते हैं। वही सेम बातें सारी वही हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट वाली जो नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का है, वही HSRC का भी है, SHRC का भी है, यानी स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन का भी अपॉइंटमेंट लेकिन गवर्नर करता है, लेकिन रिमूवल जो होता है सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकता है, गवर्नर नहीं कर सकता। इस बात को आप याद रखेंगे। बाकी वो रिज़ाइन जो करेगा वो जो है मतलब यहाँ पे बस ये बात ध्यान रखिएगा कि इफ़ द इसमें इनको अगर हटाना है तो यहाँ पे जो है सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करने के बाद में प्रेसिडेंट ही रिमूव करेगा। तो रिमूवल जो होगा वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किया जाएगा, ना कि गवर्नर के द्वारा। बात इतनी समझ में आ गई होगी। उसके अलावा फंक्शन क्या है, वही सेम सेम बातें वही हैं जो स्टेट उसमें नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन में स्टेट मैटर पे बस ह्यूमन राइट का अगर वायलेशन होता है तो इसको देखेंगे। तो इसके ह्यूमन राइट कोड भी बनाए गए हैं 1993 के। द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट के तहत ये भी प्रोवाइड किया गया है कि ह्यूमन राइट कोर्ट हर डिस्ट्रिक्ट में बनाया जाए स्पीडी ट्रायल के लिए। इस पर भी चल रही है चर्चा कि ह्यूमन राइट का अगर वायलेशन हो रहा है तो स्पीडी ट्रायल हो, और उसको क्या नाम है ह्यूमन राइट के वायलेशन के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाए जाएँ। तो ये भी इसकी मांग है।
ठीक है, तो यहाँ पे बात समझ में आ गई होगी। 1993 का ह्यूमन राइट एक्ट प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके तहत इसको बनाया गया है। तो अभी ये स्टैट्यूटरी बॉडी है, इस बात को याद रखिएगा। पहले रिकमेंडेशन में बना दी गई थी, लेकिन फिर जो है एक्ट पास हो गया, तो मैंने आपको बताया कि फिर ये स्टैट्यूटरी बॉडी हो गई। तो फाइनली कहा जाता है रिट्रोस्पेक्टिव लागू हुआ, इसलिए ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, यानी रिट्रोस्पेक्टिव का मतलब है पीछे से उसको मतलब इंक्लूड कर लिया गया है। लेकिन वो एक रेजोल्यूशन के तहत नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना दिया गया। एक्ट 1994 में पास हुआ है, लेकिन जो है वो एग्जिस्टेंस में आ गया था 1993 में, तो इसलिए उसको नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन 1993 ही कहते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि समझ लीजिएगा कि ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, उसके बाद में सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन है। जो इन्फॉर्मेशन, ये सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन जो है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2005 के अंदर राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट 2005 के तहत बनाई गई है। ठीक है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, ये एक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल और स्टैट्यूटरी बॉडी है। इंस्टीट्यूट कौन सा है? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट। सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन हाईली पावर्ड जो इन्फॉर्मेशन कमीशन है, ये हाई पावर्ड इंडिपेंडेंट बॉडी है, जो कि मैटर को देखती है, उन कंप्लेंट्स को देखती है जो कि ह्यूमन इसमें इंफॉर्मेशन से रिलेटेड होता है सेंट्रल गवर्नमेंट की। इसमें क्या होता है, एक चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होता है और 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं हो सकते। और ये प्रेसिडेंट अपॉइंट करेगा, और कमेटी कौन रहेगा जो अपॉइंटमेंट करने के लिए कमेटी होगी? प्राइम मिनिस्टर रहेगा, उसका चेयरमैन, लीडर ऑफ ओपोजिशन रहेगा इन लोकसभा, एंड यूनियन कैबिनेट एंड यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। तो ये जो है कोई इमिनेंट बंदा होना चाहिए, मतलब नॉलेज में और लॉ वगैरह में, और उसके अलावा साइंस वगैरह में इसका नॉलेज होनी चाहिए। और ही शुड नॉट बी अ मेंबर ऑफ, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वगैरह नहीं होना चाहिए, मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर और स्टेट लेजिस्लेचर वगैरह का नहीं होना चाहिए, किसी प्रॉफिट पोस्ट पे नहीं होना चाहिए। तो ऐसे बंदे को जो है ये बनाया जा सकता है, क्या बना सकते हैं? आपका चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर बना सकते हैं। तो ये बात ध्यान रखेंगे। और 5 साल टेन्योर रहता है, 65 ईयर्स तक एज रहती है, और दे आर एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। दे आर नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। वेदर दे आर एलिजिबल फॉर द अपॉइंटमेंट, तो याद रखिएगा नॉट एलिजिबल फॉर द रीअपॉइंटमेंट। तो ये एक दिमाग में जरूर रखिएगा कि किसका 65 ईयर्स तक टेन्योर। तो अक्सर लोगों का 5 साल का है, कुछ लोगों का 6 साल का भी है, याद रखेंगे। लेकिन इधर 5 साल ही आ रहा है नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज में ज़्यादातर का 6 ईयर आ रहा था। और इसके अलावा ये बात ध्यान रखिएगा कि कौन एलिजिबल है फॉर द एम्प्लॉयमेंट और कौन एलिजिबल नहीं है फॉर द री एम्प्लॉयमेंट। तो सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। और सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो प्रूव मिसबिहेव और इनकैपेसिटी के बेसिस पर इसको भी हटाया जा सकता है। लेकिन इसमें भी सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम कोर्ट है वो इंक्वायरी करेगी, इंक्वायरी करके रिपोर्ट सबमिट करेगी प्रेसिडेंट, फिर उसके बाद में जाके जो है इसको हटाया जा सकता है। तो इतनी बात समझिएगा। और उसके अलावा उसकी जो सैलरी जो होती है, सैलरीज वगैरह, या जो सर्विस कंडीशंस हैं, ठीक है, वो चीफ इंफॉर्मेशन कमीशन की, वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी। और ठीक है, और इंफॉर्मेशन कमिश्नर की जो इलेक्शन कमिश्नर के बराबर होगी, जो अदर इंफॉर्मेशन कमिश्नर हैं, और उनको चेंज नहीं किया जा सकता है जब ठीक है, दे कैन नॉट बी वेरिड फॉर इज डिसएडवांटेज। तो पावर एंड फंक्शन क्या है? तो पावर क्या है, जितने भी मतलब पब्लिक, देखो हर डिपार्टमेंट में कहा गया एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रहेगा, ठीक है ना। हर डिपार्टमेंट में, कोई भी डिपार्टमेंट है, चाहे वो मिनिस्ट्री ऑफ रेल हो, जेल हो, कुछ भी हो, हर एक उसमें एक पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर रहेगा। और पब्लिक इन्फॉर्मेशन ऑफिसर का मतलब क्या है? सारी इन्फॉर्मेशन रखे, और अगर आरटीआई लगाकर कोई उसको मांगता है इन्फॉर्मेशन को, तो उसको प्रोवाइड करे। ठीक है, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, लेकिन अब अगर वो रिफ्यूज़ कर दे, ना दे इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना, तो उस केस में जो शिकायत आपको करनी है, जो भी चीज़ें हैं, वो सब आप जो है सीआईसी के पास कर सकते हो। बाकी सबकी ड्यूटी है कि अगर रिकॉर्ड आपको रिटर्न में मांगा जाए तो आप रिटर्न में दीजिए, फोटोकॉपी कॉस्ट वगैरह आप ले सकते हैं, बाकी आप उसमें देंगे। तो आरटीआई के तहत जो है आप कोई भी इन्फॉर्मेशन किसी से भी मांग सकते हैं, सिवाय उसके जो नेशनल सिक्योरिटी के लिए, नेशनल इंटीग्रिटी वगैरह के लिए खतरा हो, तो ऐसी चीज़ कर सकते हैं। तो सीआईसी का बस इतना याद रखेंगे, वो काम हो जाएगा आपका। ठीक है, ओके। अब इसमें थोड़ा सा ये बॉडी, ये जो दे रखा है ना, ये अगर आपके उसमें दे रखा है तो इसको भी याद रख लीजिएगा कि कौन सी कमीशन किस मिनिस्ट्री के अंडर में है। जैसे जैसे सीआईसी है तो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में है। फाइनेंस कमीशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के मतलब तहत आता है। उसके अलावा यूपीएससी है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आता है। इंटर स्टेट काउंसिल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में है। नेशनल कमीशन फॉर एससी जो है मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में है। नेशनल कमीशन फॉर एसटी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल के अंदर है। सेंट सीवीसी जो है मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में है। जोनल काउंसिल जो है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। सीबीआई जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में आती है। और इसके अलावा नेशनल इन्वेस्टिगेशन एनआईए जो है वो आपका मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में है। ठीक है, कमीशन फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के अंडर में है। नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर में है। नेशनल कमीशन फॉर द बैकवर्ड क्लासेस
यानी मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंडर में है। तो ये सारा एक बार आप लिस्ट को देख लीजिएगा कौन सी मिनिस्ट्री किसके अंडर में आती है, तो ये भी आपका काम हो जाएगा। बाकी आपका जो है सीआईसी के तहत आप जो है सेंट्रल इन्फॉर्मेशन कमीशन में वो शिकायत कर सकते हो। अगर आपने किसी से आरटीआई का लगा के कोई इन्फॉर्मेशन मांगी और उसने डिनाई कर दिया कि भैया हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे या हम दे नहीं दे सकते, या हम मतलब वी आर नॉट एंटाइटल्ड टू गिव इन्फॉर्मेशन, 30 दिन के अंदर उसने नहीं दिया, तो आप वहाँ शिकायत कर सकते हो। बाकी आप आरटीआई एक्ट के तहत पढ़ोगे। आरटीआई एक्ट कहाँ पढ़ोगे आप? राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट, वो आप पढ़ोगे किसके अंदर पढ़ोगे आप? गवर्नेंस के अंदर आरटीआई पढ़ोगे बहुत डिटेल में। तो वहाँ पे आप आरटीआई में फिर देखोगे कि आरटीआई कैसी लगाई जाती है और कैसे मांगा जाता है, फिर हम उसके बारे में बात करेंगे। अभी हम सिर्फ इन्फॉर्मेशन कमीशन के बारे में बात किए कि अगर वो नहीं देता है इन्फॉर्मेशन तो आप इसके ऊपर शिकायत कर सकते हो। स्टेट इन्फॉर्मेशन कमीशन भी इसी तरह से है, 2005 के तहत ही बनाया गया है। और इसमें भी बात ये की गई है कि भैया ऐसा है कि आप जो है एक स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर होगा, उसके अलावा 10 स्टेट इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स हो सकते हैं। इसमें जो है चीफ मिनिस्टर, इसमें जो कमेटी रिकमेंड करेगी, गवर्नर अपॉइंट करेगा, रिकमेंडेशन कौन देगा? चीफ मिनिस्टर चेयरमैन रहेगा उस कमेटी का, लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा, लेजिस्लेटिव असेंबली का, और स्टेट का कैबिनेट मिनिस्टर होगा नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। तो ये लोग जो है डिसाइड करेंगे कि कौन बंदा हमारे यहाँ पे क्या होगा, हमारे यहाँ पे कौन बंदा जो है कानूनी कमिश्नर होगा। ठीक है, स्टेट का इंफॉर्मेशन कमीशन, जो स्टेट चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर कौन होगा। तो इसका मतलब वही सारी बाकी बातें सब सेम ही है। स्टेट के लिए 5 साल टेन्योर है, ठीक है, और उसके अलावा जो है 65 ईयर्स एज है। बाकी ही इज़ नॉट एलिजिबल टू रीअपॉइंटमेंट, वो सारी बातें फिर सेम ही हैं। और स्टेट के मैटर में अगर स्टेट में कोई सब्जेक्ट है, उसके ऊपर कोई आपने कानून मांगा है, कोई चीज़ मांगी है, कोई इन्फॉर्मेशन मांगी है और नहीं दिया है किसी ने, तो वहाँ पे स्टेट सब्जेक्ट वाले मैटर में स्टेट इन्फॉर्मेशन कमिश्नर देखता है इस चीज़ को, बस इतना याद रखेंगे। उसके अलावा सीवीसी होता है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। सेंट्रल विजिलेशन कमीशन मैंने आपको बताया कि ये एक एजेंसी है जो कि प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है। ये प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है सेंट्रल गवर्नमेंट के उसके लिए, क्या नाम है, एम्प्लॉयज़ को, एजेंसी वगैरह है सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो कि करप्शन को प्रिवेंट करने के लिए बनाई गई है। ये 1964 के अंदर बनाई गई थी, सतनाम। इस कमीशन को याद रखिएगा कि 1964 के अंदर एग्जीक्यूटिव रेजोल्यूशन से सेंट्रल गवर्नमेंट की बनाई गई और ये एस्टेब्लिशमेंट की गई थी रिकमेंडेशन ऑफ सतनाम कमेटी। इसको याद रखिएगा, ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1964। तो उसके तहत इसको बनाया गया था। ये सीवीसी जो है पहले ना ही कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी थी, ध्यान रखिएगा, ना ही स्टेचुटरी बॉडी थी। बाद में 2003 के अंदर पार्लियामेंट ने स्टेचुटरी स्टेटस को दे दिया क्योंकि उन्होंने एक्ट पास कर दिया। तो उसके बाद में जो है ये आपका क्या होगी, पब्लिक इंटरेस्ट डिस्क्लोजर प्रोटेक्शन इंफॉर्मेशन रिजोल्यूशन एक्ट, ऐसे कानून पास किए गए जिसकी वजह से जो है इसको स्टेचुटरी स्टेटस मिला। ठीक है, और ये एक विजिलेंस में स्पेसिफिक बहुत ही एपेक्स इंस्टीट्यूशन है और ये मॉनिटरिंग करती है, विजिलेंस एक्टिविटीज़ को देखती रहती है कि कोई मतलब करप्शन वगैरह तो नहीं हो रहा है इस तरह के। सीवीसी जो है एक मल्टी मेंबर बॉडी है जो कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक यानी चेयरपर्सन होता है इसका, और नॉट मोर देन 2 और मोर विजिलेंस कमिश्नर, यानी इसमें 2 विजिलेंस कमिश्नर हो सकते हैं। ठीक है, यह प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है अंडर हिज वारंट एंड सील, और ये 3 मेंबर की कमेटी रहेगी। प्राइम मिनिस्टर कमेटी जो डिसाइड करेगी उसमें प्राइम मिनिस्टर रहेगा, यूनियन होम मिनिस्टर रहेगा और लीडर ऑफ अपोजिशन रहेगा लोकसभा का, जो डिसाइड करेंगे। 4 साल इसका टर्म होता है, इसको याद रखेंगे। देखो हर किसी का 5-5 साल देखते आ रहे हो, इसका जो है 4 साल टर्म रहता है और जब तक वो 65 ईयर्स का ना हो जाए। ठीक है ना, जो भी जल्दी हो। ठीक है, और इसको जो है एलिजिबल नहीं है फर्दर एम्प्लॉयमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट के। और सीवीसी जो है उसको प्रेसिडेंट कैन रिमूव सीवीसी एनी टाइम, जब कभी भी वो उसको हटा सकता है। अगर वो क्या नाम है किसी ऑफेंस में, वही एडजस्ट इंसॉल्वेंट है तो हटा ही सकता है। ही कैन बी कन्विक्टेड फॉर एनी ऑफेंस, ठीक है, जो कि मॉरल टर्पिट्यूड का ऑफेंस है, तो उसमें अगर वो कन्विक्ट हो गया तो उसको हटा सकते हैं। ठीक है, अगर वो ऑफिस के बाहर कोई पेड एम्प्लॉयमेंट ले रहा है तब भी हटा सकते हैं। ओपिनियन और प्रेजेंट में अनफिट हो कंटिन्यू करने के लिए अपनी सर्विसेज को तो भी हटा सकते हैं। ये सारी चीज़ें मतलब हैं तो उसको हटाया जा सकता है। सीवीसी जो है ये क्या है, सीवीसी जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, ये सिमिलर है चेयरमैन ऑफ यूपीएससी के, सिमिलर इसको जो है सर्विस कंडीशन वगैरह मिलती है जैसे चेयरमैन ऑफ यूपीएससी को मिलती है। सीवीसी जो है उसका अपना सेक्रेटरीट होता है, चीफ टेक्निकल एग्जामिनर विंग होती है, विंग ऑफ कमिश्नर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी होती है, सेक्रेटरीट होता है इसका। सेक्रेटरीट जो है वो इसमें सेक्रेटरी होती है, जॉइंट सेक्रेटरी होते हैं, डिप्टी सेक्रेटरी होते हैं, अंडर सेक्रेटरी होते हैं। उसके अलावा इसमें चीफ एग्जामिनर्स विंग होती है, इसमें जो है टेक्निकल एग्जामिनर्स होते हैं, जो कि मतलब टेक्निकल विंग है ये सीवीसी, जो कि चीफ इंजीनियर्स वगैरह जो है
इसमें पाए जाते हैं और ये सपोर्ट करता है इंजीनियरिंग स्टाफ वगैरह रखने में। मतलब ये बेसिकली टेक्निकल टर्म है जो कि इंजीनियर वगैरह उसमें टेक्निकल उनको इन्फॉर्मेशन ऑडिटिंग वगैरह में देते हैं सारी। और उसके अलावा कमिश्नर फॉर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी, कुछ कमिश्नर डिपार्टमेंट इंक्वायरी के लिए भी होते हैं। सीवीसी का मैटर का मतलब मेन क्या है, इन्वेस्टिगेट करना मैटर को सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज़ का, जितने भी एम्प्लॉइज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, उन सबको प्रिवेंट करना, करप्शन को प्रिवेंट कराने का काम है 1988 से। इसमें जो इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन जो करते हैं ये मतलब इनकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो कोई भी कंप्लेंट होता है उसके साथ उसमें उसके अगेंस्ट ये लोग जो है इंक्वायरी कर सकते हैं। और उसके अलावा जो है ऑल इंडिया सर्विसेज में किस किस को करते हैं ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। ये मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज के इंक्वायरी में लगते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज वालों के यूनियन गवर्नमेंट ग्रुप ए की सर्विसेज में मतलब आप लोगों के लिए खतरा है, ठीक है ना। और उसके अलावा उसके अलावा जो है to exercise superintendence over the functioning of the Delhi Police Establishment Act (CBI) in so far is referred to the investigation offence under the Prevention of Corruption Act 1988। तो अभी तक किसको दिया जाता था, सीबीआई को। फिर उसके बाद में दिल्ली पुलिस स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट जो है जिससे सीबीआई बनाया गया है, इसमें सुपरिंटेंडेंस इन सो फॉर रिलेटेड टू द इन्वेस्टिगेशन ऑफ द ऑफेंसेस एंड द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, इनको लोगों को देखता था। फिर उसके बाद इसका ऑर्डर ब्रॉड स्कोप किया गया और ये और भी मैटर्स को सीवीसी देखने लग गया। तो सीवीसी बेसिकली क्या काम करता है, ये इंक्वायरी करता है करप्शन के मैटर्स को ए बी ग्रेड के बेसिकली एम्प्लॉइज़ को। और अगर वो क्या नाम है नाबार्ड वगैरह के या इस तरह के बैंक वगैरह में सी और डी ग्रेड के बंदों को भी करता है। तो यहाँ पे देख लीजिए कमीशन जो है प्राइमरी इंक्वायरी जो है करता है किसके अंडर में करता है, ए बी ग्रुप के, लेकिन सी डी ग्रुप में भी कर सकता है, ठीक है। अगर लोकपाल रेफर करता है तो वो वहाँ सी डी के ग्रेड के एम्प्लॉयज़ को भी कर सकता है लोकपाल के कहने पर, ठीक है। अगर लोकपाल कह रहा है कि उसको करो मतलब ए बी सी डी, तो ए बी तो करेगा ही करेगा, लेकिन अगर लोकपाल को लग रहा है शक है तो वो सी डी का भी करवा सकता है। अगर लोकपाल कहता है कि आपको करना है तो उसको रिस्पेक्ट करनी है और वो करेगा, ठीक है। तो जुरिस्डिक्शन क्या है, मेंबर ऑफ ऑल इंडिया सर्विसेज इसके अंडर में आते हैं, ठीक है। और ए ग्रेड के सर्विसेज वाले लोग और मतलब रैंक किसमें दे दिया है कि ऑफिशियल रैंक स्केल 5 डिग्री की पब्लिक सेक्टर बैंक्स वगैरह के। और अगर सिडबी या नबार्ड है तो उसके डी ग्रेड के एम्प्लॉइज़ को भी ये कर सकता है, मैंने आपको बताया। वैसे तो ए बी क्यों करता है, लेकिन अगर नबार्ड है या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या सिडबी है तो इसमें छोटे लेवल के एम्प्लॉय भी बहुत बड़ा खेल खेल सकते हैं। तो इसमें ग्रुप डी को भी एग्जामिन करता है, ठीक है ना। चीफ आपके जो एग्जीक्यूटिव ऑन द बोर्ड ऑन अदर ऑफेंसेस, ये चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव ऑन द बोर्ड एंड अदर ऑफेंसेस एंड अबव इन शेड्यूल ए एंड बी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स। उसके अलावा चीफ एग्जीक्यूटिव एंड एग्जीक्यूटिव्स ऑन द बोर्ड एंड अदर ऑफिसर ऑफ E7 एंड अबव द शेड्यूल 7 एंड डी शेड्यूल 7 एंड डी ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, मैनेजर ऑफ द अबव जनरल इंश्योरेंस कंपनीज, यानी बड़ी पोस्ट के जो लोग हैं जिनका भी डीए वगैरह जो जिनकी भी सैलरी जो है 8700 पर मंथ से ऊपर है, ऐसे बंदों को जो है ऑडिट कर सकता है, देख सकता है, विजिट कर सकता है, इनको इन्वेस्टिगेट कर सकता है। इसका हेडक्वार्टर जो है वो न्यू दिल्ली के अंदर है। सीवीसी जो है बेसिकली इंक्वायर करता है अलग अलग मैटर्स पे और सारी इंक्वायरी वगैरह करने के बाद केसेस करवाता है। तो सारे मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो है उनके अंदर एक चीफ विजिलेंस कमिश्नर ऑलरेडी बैठा हुआ है, ठीक है ना। हु हैड अ विजिलेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कंसर्न का ये पूरा विजिलेंस देखता है पहले ही। विजिलेंस फंक्शन परफॉर्म द सीईओ इंक्लूडिंग। तो यहाँ पे ध्यान रखने का ये है कि जो सीवीसी है वो सारा जो मतलब जितने भी फंक्शन होते हैं, जितनी भी चीज़ें होती हैं उसको सीवीसी ही करता है, ठीक है। सेंट्रल विजिलेंस उसके अलावा सेंट्रल विजिलेंस वाले करते हैं। और इसके अलावा जो है सारे मिनिस्ट्री के अंदर एक सेंट्रल विजिलेंस ऑफिसर बिठा के रखते हैं जो कि सारा ऑलरेडी पहले ही मॉनिटर किया रहता है और वो फिर रिपोर्ट उससे मांग सकता है कौन, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके अलावा जो है विसल ब्लोअर एक्ट लाया गया कि अगर कोई भाई करप्शन के खिलाफ खड़ा हुआ है, कुछ कर रहा है, तो उसके लिए प्रोटेक्शन के लिए क्या है, तो उसके लिए सिविल विसल ब्लोअर एक्ट 2011 में लाया गया। टू इस्टेब्लिश अ मैकेनिज्म टू रिसीव द कंप्लेंट रिलेटेड टू द डिस्क्लोजर ऑफ एनी एलिगेशन ऑफ द करप्शन एंड विटफुल मिसयूज ऑफ द पावर ऑफ द कंसर्निंग अथॉरिटी अगेंस्ट एनी पब्लिक इंटरेस्ट एंड इंक्वायरी और कॉज एन इंक्वायरी इनटू एन डिस्क्लोजर cause an inquiry into such disclosure and to provide adequate safeguard against the victimization of the person making such complaint। तो यहाँ पे ये बात है कि भाई कोई कंप्लेंट कर रहा हो तो उसको लोग प्रोटेक्शन देने के लिए, ऐसा ना हो कि उसको लोग मार ही डालें, उसका विक्टिमाइजेशन कर दें, तो उसके प्रोटेक्शन के लिए भी इसमें बिल लाया गया कि अगर उसको ऐसा कोई इन्फॉर्मेशन देता है और उसको कुछ मिसहैपनिंग होती है या कुछ भी, तो उसके लिए क्या किया जाएगा, उसको मतलब प्रोटेक्शन के लिए ये लाया गया। तो ये इस तरह से है। बाकी विजिलेंस का काम यही है कि करप्शन है, करप्शन में इंफॉर्मेशन बहुत ज़रूरी होती है, बहुत सीक्रेट उसमें फैला के रखते हैं। और विजिलेंस
वाले जब पकड़ने पहुंचते हैं तो पकड़ लेते हैं। हर डिपार्टमेंट का अपना विजिलेंस है, लेकिन उन विजिलेंस को भी विजिलेंस करने के लिए जो है आपका सेंट्रल विजिलेंस कमीशन होता है कि मतलब सारे डिपार्टमेंट को अगर कोई विजिलेंस मतलब अगर ज़रूरत होती है तो सीवीसी जो है उस मैटर में एडवाइस भी करता है कई सारे मैटर्स में गवर्नमेंट को, जैसे कि अगर आईबी के चीफ वगैरह को अपॉइंट करना है तो उसमें भी वो एडवाइस करता है। आई मतलब इससे एडवाइस मांगता है लोकपाल और उसके हिसाब से लोकपाल भी सजेशन देता है। तो ये बहुत सारी रिपोर्ट जो है लोकपाल इससे भी मांगता है और इससे काम ले रहा है, ठीक है ना। तो ये है कोऑर्डिनेशन के साथ। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, मैंने बताया सीबीआई जो है ये सेटअप की गई है 1963 के अंदर, ठीक है, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में सेटअप की गई है। और इसमें जो पावर होती है बेसिकली ये भी स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत बनाई गई है। एक बात याद रखेंगे, सीबीआई जो है वो मैंने बताया सतनाम कमेटी की रिकमेंडेशन थी उसके बेसिस पर, जैसे कि पहले मैंने बताया कि सीवीसी बनाई गई, उसी तरह सतनाम कमीशन की रिकमेंडेशन के बेसिस पर इसको बनाया गया। सीबीआई जो कोई स्टेचुटरी बॉडी नहीं है, इसको जो पावर मिलती है दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 से पावर मिलती है। इस बात को आप याद रखेंगे। सीबीआई जो है मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है, सेंट्रल गवर्नमेंट की मेन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो है वो क्या है, सीवीसी सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन है, सीबीआई है। और उसके अलावा जो है ये करप्शन प्रिवेंट वगैरह करने के लिए बहुत बड़े लेवल के जो क्राइम होते हैं सेंट्रल लेवल के, तो उसको देखने के लिए काम आती है। इसका इसका जो मोटो है वो क्या है, इंडस्ट्री, इम्पार्शियलिटी और इंटीग्रिटी है। और उसके अलावा जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करने के और लॉ वगैरह के थ्रू काम करने की बात करती है, ठीक है, मिशन है इसका। और उसके अलावा जो है बेस्ड ऑन दिस विजन, मोटो एंड मिशन एंड द नीड ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोफेशनलिज्म, ट्रांसपेरेंसी, कैपेबिलिटी टू चेंज द यूज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन द सीबीआई जो है वो पब्लिक लाइफ में किसी भी तरह का इकोनॉमिक या किसी तरह का वायलेंस, क्राइम वगैरह से रिलेटेड कोई भी चीज़ है तो उसको ध्यान में रखती है, उसको उसको जो है उस पर नज़र रखती है। कोई क्राइम हो रहा है तो उसके अगेंस्ट जाके खड़ी होती है, उसमें इन्वेस्टिगेट करती है। ये सारा काम जो है बेसिकली किसका है, सीबीआई का है, ठीक है ना। और सीबीआई के पास जो है बहुत सारे टर्म्स हैं, बहुत सारे वो हैं, क्या नाम है, आपके इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि इसकी बॉडीज़ हैं, जैसे कि टेक्निकल विंग्स हैं उसकी, ठीक है, फॉरेंसिक विंग है उसके पास, बहुत सारी विंग्स उसने बना रखे हैं अपने, ठीक है। और उससे वो करता है, और यहाँ तक कि पुलिस, स्टेट पुलिस भी उसको कोऑर्डिनेट करती है अगर वो पिक्चर में आ जाए तो ये बात याद रखने का है, ठीक है, कि सीबीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन है। और ये दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत इसको पावर मिलती है। और ये जो है उसके अलावा ये करप्शन के मैटर्स वगैरह में ज़्यादा ध्यान देता है। और उस तो दिल्ली पुलिस हाँ यहाँ पे देखिएगा कि ये जो है आपका प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1986 से पावर लेगा, दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट से पावर लेगा, ठीक है। इन सब से पावर लेता है ये काम करने की, इसके पास इन सब की मतलब से किससे अथॉरिटी मिलती है, सीवीसी के साथ कोऑर्डिनेशन में काम करता है, कंसल्ट करने का। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इन कंसल्टेशन रिक्वायर्ड इज रिक्वायर्ड टू कंसल्ट सीबीआई इन मेकिंग रूल एंड रेगुलेशन फॉर गवर्निंग विजिलेंस। तो यहाँ पे ये इन ठीक है, मैटर्स रिलेटेड टू द सेंट्रल सर्विसेज एंड ऑल इंडिया सर्विसेज, इसमें जो है सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो रिक्वायर करती है, वो लेती है, कंसल्टेशन करती है सीवीसी के साथ। तो यहाँ पे सीवीसी की बात हो गई है, सीवीसी में मैं पहुँचा, कहाँ गया, तो वो तो मैंने बता दिया यार, मैं थोड़ा सा नींद में आ गया था, फिर ये उड़ गया उधर कहीं, अच्छा ये रहा। हाँ तो मैं सीबीआई की बात कर रहा था यार, दिमाग से निकल गया। अच्छा देखो सीबीआई जो है यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दिल्ली पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत उसको पावर मिलती है। उसके अलावा जो है मैंने बताया करप्शन वगैरह से रिलेटेड जो इश्यूज़ होते हैं उनको ये देखता है। उसके अलावा इसमें ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से हैं, तो ये पहले 2016 के अंदर इसके पास जो ऑर्गेनाइजेशन थे वो एंटी करप्शन डिवीज़न था, और इकोनॉमिक ऑफेंस डिवीज़न था, स्पेशल क्राइम डिवीज़न, पॉलिसी एंड इंटरनेशनल पुलिस कोऑपरेशन डिवीज़न इंटरपोल वाला, एडमिनिस्ट्रेटिव डिवीज़न, क्या डायरेक्टरेट ऑफ प्रोसिक्यूशन है, और सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी, ये उसके पास ऑर्गेनाइजेशन थे। इसके पास जो है स्पेशल, इसका हेड होता है, इसका डायरेक्टर होता है, हेडेड बाय अ डायरेक्टर। और वो डायरेक्टर जो होता है, ठीक है, ये असिस्ट करता है स्पेशल डायरेक्टर के थ्रू, एडिशनल डायरेक्टर के थ्रू। और ये नंबर ऑफ जॉइंट डायरेक्टर्स होते हैं, डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल होते हैं, आईजीज, और उसके अलावा सुपरिटेंडेंट्स ऑफ यानी एसपीज होते हैं, ठीक है। यूजुअली इस रैंक के लोग जो हैं यहाँ पे हेल्प करते हैं इनकी। उसके अलावा 5000 स्टाफ मेंबर इसके पास हैं, 125 जो है फॉरेंसिक साइंटिस्ट हैं, और 250 लॉ ऑफिसर हैं। और ये मतलब वेरी करता है, लगभग ये मतलब स्ट्रेंथ आपको लगभग स्ट्रेंथ बताई गई कि लगभग इतना है। डायरेक्टर ऑफ सीबीआई जो है होता है वो आईजी, आपको पता है आईजी ऑफ पुलिस
दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये बेसिकली आईजी भी होता है और दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के लिए वो एडमिनिस्ट्रेशन को के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। और विद द एनेक्टमेंट ऑफ द सीवीसी द सुपरिंटेंडेंस ऑफ द दिल्ली स्पेशल police establishment vest with the central government save the investigation of the offences under the prevention of corruption in 1988। अब सीवीसी भी आ गया है। सीवीसी ज़्यादातर देखता है डायरेक्टर ऑफ सीबीआई हैज़ बीन प्रोवाइडेड सिक्योरिटी ऑफ 2 year टेन्योर इन द ऑफिस बाय सीवीसी एक्ट 2003 के तहत ये बताया गया कि मतलब जो सीवीसी एक्ट आया उसमें सीबीआई के जो डायरेक्टर है उसको 2 साल का सिक्योरिटी ऑफ टेन्योर भी दिया जाता है। फिर उसके बाद में लोकपाल और लोकायुक्त बिल आया, उसमें दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1986 और लोकायुक्त बिल, इन सब के साथ भी लोकायुक्त की भी पावर इसको मिली, यानी लोकायुक्त वगैरह जो कोऑर्डिनेशन में काम करेगा किससे, सीबीआई से, ये भी है इसमें। तो सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द 3-member कमिटी इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर रहेगा उसमें, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जो अपॉइंट करेगी डायरेक्टर ऑफ सीबीआई किससे कहने पर, प्राइम मिनिस्टर होगा जो चेयरमैन, जो प्राइम मिनिस्टर होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा लोकसभा का, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट नॉमिनेटेड बाय हिम। तो ये लोग जो है रिकमेंडेशन देंगे तब डायरेक्टर अपॉइंट होगा। There shall be a directorate of prosecution headed by the director for conducting the prosecution cases under Lokpal and Lokayukt bill। तो ये बेसिकली जो है ना, ये सीबीआई जो है ये किसके साथ काम करता है, ये बेसिकली मतलब स्टेट पुलिस के सीवीसी के कोऑर्डिनेशन से काम करता है। और इसमें जो है द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अपॉइंट ऑफिसर ऑफ रैंक ऑफ एसपी एंड अबव इन द सीबीआई ऑन रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी। अब अगर किसी को सीबीआई के अंदर अगर अपॉइंट किया जाता है तो उसमें हमेशा ज़्यादातर एसपी वगैरह रैंक के बंदे को मतलब अगर अपॉइंट करना है तो उस केस में जो है इसको रिकमेंडेशन लेनी चाहिए, सीवीसी वगैरह के रिकमेंडेशन के बाद ही अपॉइंट करेगा, ठीक है ना। सीवीसी वगैरह जब रिकमेंडेशन देगा तभी अपॉइंट किया जाएगा, यानी जो बड़ी पोस्ट है उसमें, यह भी एक बात की गई है। और दिल्ली पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 2014 ने ये चेंज जो है इसमें ये चेंज किया गया सीवीसी एक्ट और के द्वारा। अच्छा, फंक्शनिंग क्या होता है उसका, वो करप्शन, ब्राइबरी, ये क्या नाम है, ब्राइबरी वाले केसेस जो होते हैं, ठीक है, ब्राइब लेना, उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ का मिसकंडक्ट, ठीक है, टैक्स लॉज वगैरह का वायलेशन करना, या हीनियस क्राइम का देखना, या इंटरनेशनल क्राइम है तो भी नार्को, उसके अलावा नेशनल सेंटर ब्यूरो वगैरह की इंटरपोल के साथ अगर कुछ करना है, मतलब इंटरनेशनल कोई मैटर है तो उसमें भी ये सीबीआई वाले देखते हैं। तो ये सारा मतलब इसका वो है। उसके अलावा सीबीआई और स्टेट पुलिस में अगर देखा जाए तो स्टेट पुलिस जो होता है यहाँ पे स्पेशल क्योंकि पावर दी रखी है इस सीबीआई को, तो अगर सीबीआई आती है तो इनको स्टेट पुलिस को चाहिए कि उनके कोऑर्डिनेशन में काम करे। सीबीआई की एकेडमी कहाँ पे है, गाजियाबाद में है। सीबीआई एकेडमी कहाँ पे है, गाजियाबाद में, ट्रेनिंग गाजियाबाद में होती है। अभी क्या है, गाजियाबाद में या फरीदाबाद में हो रही है, फरीदाबाद में आईआरएस की होती है, गाजियाबाद में जो है इसकी होती है, सीबीआई की ट्रेनिंग होती है, ठीक है ना, सारी ओके। और ट्रेनिंग सेंटर जो है अर्लियर जो ट्रेनिंग प्रोग्राम होता था वो सीबीआई ट्रेनिंग सेंटर होता था नई दिल्ली में, वहाँ पे होता था। अभी जो है ये गाज़ियाबाद में इसको ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो ये बेसिकली ट्रेनिंग वगैरह होती है। तो सीबीआई जो है वो मैंने बताया बड़े क्राइम्स वगैरह में इन्वॉल्व जो लोग हैं उनको देखती है। ज़्यादातर जो डायरेक्टर एक इसका हेड होता है, इसके अलावा स्पेशल डायरेक्टर होते हैं, एडिशनल डायरेक्टर होते हैं, और ये सब बेसिकली आईजी रैंक का जो डायरेक्टर ऑफ सीबीआई होता है वो आईजी रैंक का बंदा होता है ज़्यादातर, ठीक है, इंस्पेक्टर जनरल रैंक का बंदा होता है और उसी हिसाब से वो काम भी करता है। उसके अलावा जो है इसमें बहुत सारे ऑफिसर्स होते हैं जो इसके अंदर काम करते हैं, और इसमें सीबीआई का जो डायरेक्टर है नॉर्मली आईएएस ऑफिसर ही होगा, आईपीएस ऑफिसर ही होगा, ठीक है ना। तो ये सारे इन्वेस्टिगेशन इंडिया में जितने भी हो रहे हैं, इंटरपोल तक के काम, और इसके अलावा जो है साइबर क्राइम वगैरह में भी इसका इन्वॉल्वमेंट दिखता है। तो ये तो एक हो गया सीबीसी का। उसके अलावा आपका लोकपाल और लोकायुक्त है। लोकपाल जो है बेसिकली सेंटर के अंदर और लोकायुक्त जो है वो स्टेट के अंदर बनाने की बात है करप्शन के लिए, लेकिन इसके ऊपर बहुत मतलब क्या एक्ट आ गया, एक तरह से ओम्बुड्समैन की तरह काम करने की बात है। ओम्बुड्समैन क्या होता है, ओम्बुड्समैन वो होता है जैसे कि अगर कोई ग्रीवेंसेस अगर बैंक वगैरह में आपको हो तो आप ओम्बुड्समैन से मतलब फ्रेंड ऑफ द जो कस्टमर है उनका होता है, और वो बेसिकली अपॉइंट किया जाता है इसलिए कि अगर कोई आपके साथ आपका पैसा वैसे की बेईमानी हुई है, किसी तरह का करप्शन हुआ है, मल प्रैक्टिस हुई है, मल एडमिनिस्ट्रेशन हुआ है, तो उसमें देखा जाए तो ये भी एक ओम्बुड्समैन की तरह है कि अगर पार्लियामेंट्री ओम्बुड्समैन है, जैसे कि क्या नाम है, अगर पार्लियामेंट में कोई मतलब गलत करप्शन होता है या कोई चीज़ तो आप इसके पास शिकायत कर सकते हो। इसके लिए लाया गया और इसके ऊपर बहुत दिन तक ये सब कहानी चलती रही, बहुत बार कुछ कंट्रीज़ में है भी, लेकिन इसमें बहुत मसला ये था इंडिया में पोजीशन का। इंडिया में ये था कि भाई देखिए हमारे यहाँ पे सिटीजन के ग्रीवेंसेस के लिए
बहुत सारे कानून, बहुत सारे एक्ट और बहुत सारी बॉडीज़ हैं, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर हम एक वो लेकर आते हैं, लोकपाल लेकर आते हैं और लोकपाल जो है वो कुछ मल्टी मेंबर बॉडी होगी, 2, 4, 10 मेंबर होंगे और वो उसको हम कैसे प्राइम मिनिस्टर तक को वो इंक्वायरी कर ले, ऐसा हम उसको पावर कैसे दे सकते हैं? ये एक लड़ाई वाली बात थी, एक पंगे वाली बात थी कि भई एक बात बताइए आपने तो क्या नाम है 2-4 लोगों ने मिलकर एक उसको लोकपाल को चुना है, जो कि लोकपाल जो है वो हो सकता है कोई एक बंदा हो जो कि करप्ट भी हो सकता है, उसको पैसे खिलाकर कोई कुछ भी करा सकता है, जिसको इतनी बड़ी मतलब पूरी कंट्री ने डेमोक्रेसी से किसी प्राइम मिनिस्टर को चुना है, आप उसको उसके अंडर में कैसे डाल सकते हैं? वो कैसे मान सकते हैं आपकी लोकपाल इतना ईमानदार होगा? तो ये सारी मतलब उसमें क्वेश्चन थे, इसीलिए बहुत बार मतलब थी कि लोकपाल को कितनी पावर दी जाए, कैसे किया जाए? तो बहुत दिन से वो डिस्प्यूट चलता रहा कि कैसे करप्शन को कम करना हमारी चाहत है, लेकिन उसमें किस तरह से लोकपाल काम करेगा, क्या होगा, कितना कर पाएगा? तो बहुत बार, बहुत दिन तक कोशिश होती रही, लेकिन और 2013 में जाके इसका एक्ट पास करने की बात आई, वो भी हेक्टिक बहुत ही जल्दी में वो क्यों करने 13 में बिल पेश किया गया, उसके बाद में इसको पास किया गया। तो आपको पता है लोकपाल बिल 2011 में पेश किया गया, फिर 13 में हुआ, 11 में उसको डिफीट हो गया, फिर 2013 में पेश किया गया। उसमें भी मतलब किसी तरह जाके 2014 में इसको मतलब पास करवाया गया और करा गया। लेकिन लोकपाल और लोकायुक्त बिल जो है, आप उसको देखेंगे अगर आप तो देखिए इसमें ये लोकपाल सेंट्रल लेवल पे और स्टेट के लेवल पे लोकायुक्त बनाने की बात है, जो कि ए, बी, सी, डी कैटेगरी के एम्प्लॉइज़ को सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर देखने की बात है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उनको देखने की बात है। इसमें लोकपाल में ये बताया गया कि चेयरमैन इसमें एक चेयरपर्सन होगा और मैक्सिमम 8 मेंबर होंगे। ठीक है और जो कि 50% जुडिशियल ऑफिस से यानी जुडिशियल मेंबर होंगे, 50% मेंबर जो है वो उसमें एससी, एसटी, ओबीसी के होंगे, माइनॉरिटीज़ के होंगे। सिलेक्शन जो है पर्सन का वो जो है चेयरपर्सन एंड द मेंबर ऑफ लोकपाल ये कौन सिलेक्शन कमेटी कौन होगी? तो प्राइम मिनिस्टर होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा होगा, लीडर ऑफ अपोजिशन होगा इन द लोकसभा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होगा, चीफ सुप्रीम कोर्ट का जिसको नॉमिनेट करेगा ऐसा कोई जज होगा। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इमिनेंट जूरिस्ट होगा जो कि नॉमिनेट करेगा प्रेसिडेंट और इस तरह से ये रिकमेंडेशन देंगे फर्स्ट 4 मेंबर ऑफ द सिलेक्टिंग कमिटी के। सर्च कमिटी होगी जो कि सर्च विल असिस्ट द सिलेक्शन कमिटी इन प्रोसेस ऑफ सिलेक्शन। 50% ऑफ द मेंबर जो है वो सर्च कमिटी के दे ऑल्सो अपॉइंटेड फ्रॉम द एस सी, एस टी, ओ बी सी, माइनॉरिटी एंड वुमेन में से अपॉइंट किए जाएंगे। प्राइम मिनिस्टर को भी has brought under the purview of the Lokpal with subject matter exclusive of the specific process of handling complaint against the prime minister। तो यहाँ पे ये है कि प्राइम मिनिस्टर को भी यहाँ अंडर में ला रहे हो, लेकिन क्या है उसका प्रोसेस क्या है, कैसे तरीका होगा, कैसे लाया जाएगा, अभी वो बहुत क्लियर नहीं है। लोकपाल जुरिस्डिक्शन विल कवर ऑल द कैटेगरी ऑफ पब्लिक सर्वेंट, सारे कैटेगरी के पब्लिक सर्वेंट को ये कवर करेगा, ए ग्रुप, बी ग्रुप, सी ग्रुप, डी ग्रुप सबको। उसके अलावा ऑन कंप्लेंट रिफर टू सीवीसी बाय द लोकपाल, सीवीसी विल सेंड द रिपोर्ट टू प्राइमरी इंक्वायरी। तो ये प्राइमरी इंक्वायरी के लिए लोकपाल जो है सीवीसी को रिकमेंडेशन देगा, उनके लिए कहेगा कि भाई देखो क्या है ये लोग क्या कर रहे हैं। लोकपाल जो है विल हैव पावर टू सुपरिटेंडेंट डायरेक्शन ओवर द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इंक्लूडिंग सीबीआई वगैरह को भी डायरेक्शन दे सकता है। हाई पावर कमिटी चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर विल रिकमेंड द सिलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ये सारी मतलब चीज़ें इसके पास दी जाएंगी, लेकिन अभी तक इसकी इम्प्लीमेंटेशन जैसे फोर्स तो हो गया लेकिन इसको किया नहीं गया है। आपको पता है कि डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हेडेड बाय द यहाँ पे सीबीआई के साथ भी इसको क्योंकि अटैच किया गया है, नंबर ऑफ प्रोविजंस में लाए गए हैं। सेटिंग अप ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन हेडेड बाय द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन अंडर ओवरऑल कंट्रोल ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑफ प्रोसिक्यूशन ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ सीवीसी। ये सब जो है मतलब ये सारी जो चीज़ें आप देख रहे हैं, बहुत सारे प्रोविजन जो है सीबीआई को स्ट्रेंथन करने के लिए लोकपाल के अंदर डाला गया और लोकपाल को अटैच कर दिया गया किसके अंदर, किसके साथ, इसके सीबीआई के साथ। सीबीआई को स्ट्रेंथन करने के लिए डाला गया लोकपाल बिल के अंदर और लोकपाल से अटैच कर दिया गया किसको, सीबीआई को। ठीक है, तो यहाँ पे ये दे दिया है कि ट्रांसफर द ऑफिसर ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेशन केसेस रिफर टू बाय द लोकपाल, अप्रूव बाय द लोकपाल एंड प्रोविजन ऑफ द एडिक्वेट फंड्स टू द सीबीआई फॉर इन्वेस्टिगेशन केसेस रिफर बाय द लोकपाल। तो लोकपाल बहुत सारी काम जो है सीबीआई से करवाएगा, ये है वो एंटाइटल होगा। फॉरेन कंट्री ये इसमें यह है कि ऑल एंटिटीज रिसीविंग द डोनेशन जहाँ पे भी मिल रहा है एफसीएनआर वगैरह के थ्रू, जो भी 10 लाख से ऊपर हो रहा है वो भी सब जुरिस्डिक्शन लोकपाल के अंदर आता है। यानी लोकपाल मतलब इसको देख सकता है, लेकिन इसके ड्रॉबैक बहुत हैं। सुमोटो एक्शन नहीं ले सकता पब्लिक सर्वेंट के, और इसके अलावा कैन नॉट सू में टू प्रोसीड नहीं कर सकता। उसके अलावा कंप्लेंट जो है वो लेनी चाहिए उसको। जो है बहुत ज़्यादा हैवी पनिशमेंट फॉर द फॉल्स एंड फेरिवलस कंप्लेंट अगेंस्ट द पब्लिक सर्वेंट मे डिटर दैट कंप्लेंट बीइंग फाइल्ड द लोकपाल। इसमें ये भी है कि अगर आपने
फॉल्स कंप्लेंट कोई पब्लिक सर्वेंट वगैरह के खिलाफ किया तो बहुत हैवी पेनल्टी पड़ती है, हैवी पनिशमेंट पड़ता है। तो लोग ज़ाहिर-सी बात है जाएँगे ही नहीं मतलब कंप्लेंट करने। ठीक है, लिमिटेशन 7 साल की लिमिटेशन पीरियड है यहाँ पे केस-वेस फाइल करने के लिए लोकपाल के पास। तो ये लोकपाल के मतलब सारे चीज़ें रखी गई हैं, लेकिन अभी प्रैक्टिकल ग्राउंड पे लोकपाल कुछ खास काम नहीं कर पा रहा है। लेकिन ये सारे प्रोविज़न्स हैं और स्टेट के अंदर उसी में लाया गया है लोकायुक्त। लोकायुक्त स्टेट के अंदर है और सेंटर के अंदर लोकपाल को लाया गया है। लेकिन आप देखें उसमें सीबीआई को अटैच करने के बाद भी, सब कुछ करने के बाद भी अभी आप देखें कि ग्राउंड लेवल पे कोई खास आपको चीज़ें नहीं मिल रही होंगी कि वो कर रहे हों। दिखता है आपको कुछ खास मतलब ऐसा? जबकि लोकपाल है और लोकायुक्त बहुत टाइम से है, लोकायुक्त मतलब आज से नहीं है, लोकायुक्त तो काफ़ी पहले से लोगों ने बना रखे हैं स्टेट्स के अंदर, लेकिन कभी सुना है कि लोकायुक्त कोई काम ऐसा ऐसा कोई बड़ा काम कर रहा हो, ठीक है? ये नहीं है कि लोकायुक्त और आज से ही है, बहुत पहले से मतलब लोकायुक्त बनाया गया है। जुडिशियल क्वालिफिकेशन आर प्रिस्क्राइब फॉर द लोकायुक्त इन यूपी। यूपी के अंदर, हिमाचल प्रदेश के अंदर तो लोकायुक्त को जुडिशियल कैपेसिटी के उसमें रखा जाता है और बहुत टाइम से लोकायुक्त कई-कई स्टेट ने बना भी रखा है, अपने अंदर रख रखा है, लेकिन कुछ ख़ास उसका काम, रोल वग़ैरह नहीं होता है। तो ये बेसिकली वो है। एनआईए के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था, ऑलरेडी बता चुका हूँ। एनआईए के बारे में बताया नहीं बताया? एनआईए के बारे में और आपको उसके बारे में क्या नाम है, थोड़ा-सा बता दिया था मैंने। क्या नाम नेशनल डिज़ास्टर एमए के बारे में भी बता दिया था मैंने, पहले ही बता दिया था आप लोगों को इसी चैप्टर रिव्यू। एनआईए का भी ले लेते हैं ताकि सेंस ऑफ कंप्लीशन के लिए ले लेते हैं, बाकी मैं बता तो चुका ही हूँ। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, एनआईए जो है उसके बाद में फिर एनआईए के बाद आपका नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ये 2 बॉडीज़ और इसमें ऐड की गई। तो नेशनल इन्वेस्टिगे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एनआईए, ठीक है? ये जो है ये कॉन्स्टिट्यूट की गई थी क्या आपको पता है कि 2009 के अंदर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट लाया गया 2008 में, उसके तहत इसको बनाया गया था। तो ये बात आप अंडरलाइन कर लीजिए कि कौन-सा एक्ट के तहत बनाया गया, तो यानी कि एक्ट के तहत कोई बनती है तो वो क्या हो जाती है, स्टैट्यूटरी बॉडी हो जाती है। तो आपका एनआईए एक्ट 2008 के तहत इसको बनाया गया है। सेंट्रल का ये काउंटर टेररिज्म और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है कंट्री के अंदर। और ये कब हुआ है, 2008 में आपको पता है कि मुंबई के अंदर टेरर अटैक हुआ। उस टेरर अटैक के बाद में जो है 26/11 का जो इंसिडेंट था, उसके बाद में पूरा नेशन आपको पता है एकदम दहल गया था, जो ताजमहल होटल पे और नरीमन हाउस वगैरह पे हमला हुआ था उसके बाद। तो उसके बाद फिर एनआईए को लाया गया, तो यहाँ पे जो एनआईए है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और इसके अलावा ब्रांचेस इसकी हैं, मतलब इसके ब्रांच ऑफिसेज़ भी हैं, जैसे हैदराबाद में, गुवाहाटी में, मुंबई में, लखनऊ, कोच्चि एंड अलग-अलग जगहों पे हेडक्वार्टर्स भी हैं इसके, ठीक है? और उसके अलावा जो एनआईए का हेड जो होता है वो डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, ठीक है? कौन होता है एनआईए का हेड? डीजी होता है, ठीक है? और इसी तरह से आप लोगों को ज़्यादातर जगहों पे आप जानते हैं डीजी होता है, डायरेक्टर जनरल होता है, तो ऐसे जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज़ वगैरह होती हैं, इनका हेड नॉर्मली डीजी ही होता है, तो इस बात को याद रखेंगे, ठीक है? डायरेक्टर जनरल ही इज़ अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, अपॉइंट कौन करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी और उसके पास जो है हिज़ पावर आर सिमिलर टू द पावर ऑफ जो भी डीजी की पावर होती है, जैसे डीजीपी की पावर होती है, यानी डायरेक्टर जनरल पुलिस की, डायरेक्टर जनरल पुलिस की जो पावर होती है, वही पावर जो है पुलिस फ़ोर्स में उसी स्टेट के अंदर उसी तरह से इसकी भी पावर होती है। एनआईए जो है इसके लेकिन ये सेंटर के अंडर में एनआईए आती है। एनआईए जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल किसके, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में काम करता है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में काम करता है और स्टेट गवर्नमेंट एक्सटेंड ऑल द असिस्टेंस कोऑपरेशन टू द एनआईए। अगर कोई एनआईए इन्वेस्टिगेशन की चीज़ आएगी तो जाहिर सी बात है एनआईए उसको कोई सारे जितने भी स्टेट पुलिस वगैरह है वो कोऑपरेट करेंगे, ये इसमें है। रैशनल ऑफ एनआईए, एनआईए क्यों ज़रूरत है? देखो, while introducing the NIA bill in the parliament, government has give the following reason, कुछ reasons दिए कि हमें NIA क्यों चाहिए। अब इसमें ये बात आती है कि जब सेंटर की कोई एजेंसी आ जाती है ना, तो स्टेट वालों को थोड़ी दिक्कत होने लगती है, तो वहाँ पे उन्होंने रैशनल दिया कि क्यों क्यों ज़रूरत है। तो उन्होंने कहा कि एक तो ओवर द पास्ट सेवरल ईयर्स इंडिया हैज़ बीन विक्टिम ऑफ द लार्ज टेररिज्म, वही टेररिज्म वगैरह है, तो हमें लेफ्ट टेररिज्म है, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म है, इंसर्जेंसी हो रही है, बॉम्ब ब्लास्ट हो रहे हैं, तो हमें एक नेशनल लेवल पे कोई ना कोई बॉडी चाहिए जो कि कोऑर्डिनेट कर सके। और तो लार्ज नंबर ऑफ इन सारे इंसिडेंट्स को देखते हुए, आर्म्स, ड्रग्स वगैरह इन सब चीज़ों को देखते हुए हमें ये इस तरह की एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी, इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की ज़रूरत है, जिसमें एक्सपर्ट लोग जो हैं वो काम करें और गवर्नमेंट जो है वो एक पूरे नेशनल लेवल पे और जो है इसको कोऑर्डिनेट कर सके। तो ये सब उसके पीछे उन्होंने रीज़न दिए थे और भी एंड मैनी मोर रीज़न्स दिए थे। तो उसका फंक्शन क्या है बेसिकली, तो एनआईए का मैंडेट को समझिएगा। एनआईए जो है ये इसमें देखिएगा फंक्शन ऑफ एनआईए, तो एनआईए मैंडेट टू इन्वेस्टिगेट एंड प्रोसिक्यूट ऑफेंसेस, ठीक है?
प्रोसिक्यूट ऑफेंसेज अंडर द वेरियस एक्ट मेंशन इन द शेड्यूल ऑफ एनआईए एक्ट। एनआईए एक्ट का शेड्यूल है, उसके अंदर मेंशन है बहुत सारे एक्ट्स, उसके तहत ही काम करती है। इन परसुएशन ऑफ दिस मैंडेट एनआईए collect and analyze counter terrorism investigation. It also share input with the sister intelligence agency, जो भी और इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं उनके साथ भी ये अपने इंफॉर्मेशन वगैरह शेयर करती है। और इसमें जो है बेसिकली इन्वेस्टिगेशन, प्रोसिक्यूशन ऑफेंसेस का, उसके अलावा असिस्टेंट प्रोवाइड करना इंटेलिजेंस एजेंसीज को जो दूसरी हैं, और उसके अलावा जो है नेसेसरी जो भी स्पीडी इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो सकता है एनआईए को इम्प्लीमेंट करने का, वो सारा करती है। रीज़न क्या है एनआईए का, एम क्या है, आपको नाम से ही जाहिर है कि इन्वेस्टिगेशन है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे करना है। उसके अलावा सिक्योरिटी एम क्या है, स्टैंडर्ड एक्सीलेंस करना है काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस में। और इसी तरीके से मतलब एक एनआईए का मेन ये है कि डिटरेंस पैदा करना है टेररिस्ट ग्रुप के लिए या इंडिविजुअल्स के लिए। और एनआईए का एम है बेसिकली कि जो है एनआईए एम टू डेवलप अ स्टोर हाउस ऑफ ऑल टेररिस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन। तो मतलब एक पूरा स्टोर हाउस बना ले क्या टेररिस्ट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन के लिए। और इसके ऊपर एनआईए के ऊपर हम लोग उसमें भी बात कर चुके हैं, जाहिर सी बात है इंटरनल सिक्योरिटी में, तो आपको पता भी होगा मिशन वगैरह क्या है। तो वही मतलब प्रोफेशनल वर्क प्लेस, ये वो जुरिस्डिक्शन क्या है एनआईए का। तो इसका जो है इन्वेस्टिगेशन की जो पावर है, सॉवरेनिटी इंटीग्रिटी इंडिया को अगर अपहोल्ड करना है, तो जाहिर सी बात है जुरिस्डिक्शन जो है वो क्या नाम है, इसको बड़ा वाइडर जुरिस्डिक्शन देना पड़ेगा, है ना। तो एनआईए जो है वो टेरर अटैक्स में कहीं पे भी, किसी पे भी, यानी न्यूक्लियर अटैक हो, शिप पे अटैक हो, या क्या नाम है एयरक्राफ्ट वगैरह का अटैक हो, तो ये पूरा एक्सटेंड करती है। तो इसमें जो है बेसिकली ह्यूमन ट्रैफिकिंग से लेकर काउंटर फॉइलिंग ऑफ द करेंसी से लेकर बैंक नोट मैन्युफैक्चरिंग सेल, काउंटर टेररिज्म, साइबर अटैक, उसमें सब में लगभग इसका ये जाएगी। मतलब यहाँ पे उसका जुरिस्डिक्शन टेररिज्म से लेकर और उससे रिलेटेड जितने भी हो सकती है मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह, इस पर भी ध्यान देती है। ठीक है, न्यूक्लियर अटैक वगैरह तक भी इसको प्रोब कर सकती है। तो ये सारा है। उसके एनआईए का अमेंडमेंट भी किया गया 2019 के अंदर। और इस अमेंडमेंट क्या हुआ है, इट अप्लाइड टू द प्रोविजन ऑफ एनआईए एक्ट ऑल्सो द पर्सन हु कमिटेड अ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस जो बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट इंडियन सिटीजन अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडियन। अगर इंडियन सिटीजन का कोई इंटरेस्ट है, उसको अगर क्या नाम है हैम्पर हुआ है, उनका इंटरेस्ट अगर वो हुआ है, तो उस केस में ये मतलब कहीं पे भी आउटसाइड इंडिया भी ऑपरेशन कर सकती है एनआईए। इट प्रोवाइड द ऑफिसर ऑफ द एनआईए शैल हैव द सिमिलर पावर ड्यूटीज एंड provides the liabilities being exercised by the police officer in connection with the investigation of offences not only in India but also the outside India। तो ये उसको सारी इसमें पावर दे रही है कि आप आउटसाइड इंडिया भी इस मतलब कर सकते हैं। उसके अलावा जो है आप कैरी इट एम्पावर द सेंट्रल गवर्नमेंट इज रिस्पेक्ट टू द शेड्यूल ऑफेंसेस एनआईए टू रजिस्टर द केस एंड टेक अप द इन्वेस्टिगेशन एज इफ सच ऑफेंस हैज टेकन प्लेस इन इंडिया। इसी तरह से जैसे आउटसाइड इंडिया भी अगर कोई ऑफेंस हुआ है, तो वहाँ पे एनआईए को पावर देती है कि वो इस तरह से उसमें इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं अगर इंडियन सिटीजन से रिलेटेड है, जैसे कि इंडिया में ही ऑफेंस हुआ हो। इट प्रोवाइड द सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट designated session code and special code conducting the trial of the offences under NIA। Hey Ishan, Izan, सोनी, आराम से बेटा, दौड़ो मत, ऐसे गिर जाओगे। इट इंसर्ट सर्टेन न्यू ऑफेंसेस इन द शेड्यूल। और इसके अलावा इसमें क्या नाम है, कुछ नए नए ऑफेंसेस भी इसमें डाले गए हैं। तो आपको पता है इसके जुरिस्डिक्शन को एक्सटेंड किया गया है। जैसे 2019 के अंदर जो नए ऑफेंसेस डाले गए हैं, उसके अंदर कौन कौन से ऑफेंसेस हैं, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, काउंटर, इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा कि 2019 के अंदर इसको अमेंड करके इसमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग को, काउंटर फीटिंग ऑफ द करेंसीज को, बैंक नोट को, ये जो आपका एनआईए अमेंडमेंट एक्ट है, इससे पहला वाला पैरा जो है, उसके अलावा बैंक नोट, मैन्युफैक्चरिंग ऑन द सेल ऑफ द प्रोहिबिटेड आर्म्स, साइबर टेररिज्म, एक्सप्लिसिट सब्सटेंसेस, ये भी जुरिस्डिक्शन में इसके आ गया है एनआईए का। तो एनआईए का काम काफ़ी बढ़ा दिया गया है। तो ये बस थोड़ा सा आप याद रखेंगे, काफ़ी है इतना, ठीक है, जो इसमें दे रखा है। उसके अलावा नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी है, ये इस्टेब्लिश किया गया। आपको नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट आपको पता है एनडीएमए है। एनडीएमए जो है वो पहले वो हुआ है, क्या नाम है, पहले कमिटीज़ बनाई गई हैं, बाद में धीरे धीरे उसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको एनडीएमए को इस्टेब्लिश कैसे किया, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रिकॉग्नाइज किया इंपॉर्टेंस ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट और नेशनल प्रायोरिटी पे इसको रखा। और उसके लिए एक हाई पावर कमेटी बनाई 1999 में। उसके बाद में नेशनल कमेटी 2001 में बनाई आफ्टर द गुजरात अर्थक्वेक। और यहाँ अर्थक्वेक के बाद में फिर यहाँ पे इन लोगों ने
सुनामी भी 2004 में आया, तो हमें ये समझ में आ गया था कि कुछ ना कुछ हमें ऐसे कानून की ज़रूरत है। तो उसके लिए डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट आप सबको पता है, वो आप लोगों ने उसमें पढ़ा है कि 2005 में आया। उसके बाद में उसके अंडर में फिर नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाई गई, और ये इसमें जो होता है एक चेयरपर्सन होता है और अदर मेंबर होते हैं। नॉन एक्सीडिंग 9 प्राइम मिनिस्टर जो होता है इसका एक्स ऑफिशियो चेयरमैन होता है। ये मैं पहले ही बता चुका हूँ आप लोगों को, अगर आप देखोगे तो डिज़ास्टर मैनेजमेंट वाले चैप्टर में हम लोग कर चुके हैं इसको, ठीक है। उसके अलावा जो है अदर मेंबर होते हैं नॉमिनेटेड बाय द चेयरपर्सन, यानी प्राइम मिनिस्टर के कहने पर नॉमिनेट किए जाएंगे। चेयरपर्सन और जो एनडीएमए का है वो, और एक ठीक है, एंड डिजिग्नेटेड वन ऑफ द मेंबर एज वाइस प्रेसिडेंट वो होगा। वाइस प्रेसिडेंट जो होगा उसको कैबिनेट मिनिस्टर की स्टेटस मिलेगी, ठीक है। ये सारा, और अदर मिनिस्टर को मिनिस्टर ऑफ स्टेट की स्टेटस मिलती है एनडीए में। और वो सारी एथिक्स बॉडीज आप पूरा देख चुके हो, तो आपको सारे उसमें डिटेल पता है क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, फंक्शन क्या है, ये सारा हम लोग पहले ही डिजास्टर में देख चुके हैं। तो आप वहाँ पे जाके देख लीजिएगा, लेक्चर में भी है, और वैसे भी मैं बता चुका हूँ डिजास्टर मैनेजमेंट का। तो इसमें पूरा मतलब लेक्चर भी अवेलेबल है, आई होप, आई थिंक उसका, और नहीं तो मैंने बताया था तो आप लोगों ने देखा ही होगा। डिजास्टर वाले में आपने सारी बॉडीज़ को अच्छे से पढ़ा हुआ है, तो उसमें कोई ज़रूरत नहीं है फिर इसको और ज़्यादा करने की। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया है। ये पूरा कॉन्स्टिट्यूशन एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हो गई। देख लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज द बॉडीज दैट आर मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन है तो उसका आर्टिकल होगा, उनके फंक्शन, उनका टेन्योर, उसका सैलरी चार्ज है, कंस्टिट्यूशन फंड ऑफ इंडिया में क्या है, उनको कैसे रिमूव किया जाएगा, ये बात है पूरा एक, मतलब उसमें आप लोगों को एक भेज भी दूंगा वो आज इंशाल्लाह, टेबलर फॉर्म में भेज दूंगा, लेकिन आप लोगों को वैसे भी याद कर लेना चाहिए। और मैं टेबलर फॉर्म में आपको एक फॉर योर रेफरेंस मैं आपको नोट्स भी भेज दूंगा, तो उसमें आप देख लीजिएगा। बाकी नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ में ये है कि आपको आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन स्टेच्यूट की ज़रूरत होती है कि कौन सा स्टेच्यूट कौन सी के तहत इसको बनाया गया है, तो स्टेच्यूट वगैरह की ज़रूरत होती है। तो आपको बात समझ में आ गई होगी। आइए भाई, समझ में याद बात या नहीं आई है? हुँ? समझ में आ गई है? क्या है? आवाज़ ठीक है। तो ये तो हो गया भाई कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ दैट वी हैव डन, ठीक है। अब हमारा जो अलग